बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग दिन। सुबह सुबह मार्केट में बड़ी गिरावट और उसके बाद एक बहुत शानदार रिकवरी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिकवरी जिन लेवल से आई उनकी इम्पोर्टेंस समझिए। 23,800 निफ्टी पर, 54,500 बैंक निफ्टी पर। लेकिन एक बार के लिए तो सुबह काफ़ी मार्केट में गिरावट थी और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो शायद कल फंसे होंगे, ज़बरदस्त पेन थी। IT ने आज मार्केट को सहारा दिया, ये अच्छी बात है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मिड कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बैंक निफ्टी करीब 400-500 पॉइंट नीचे। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आज वीकेंड से पहले का सेशन है, मतलब अब 3 दिनों के बाद मंडे को मार्केट खुलेगा और मंडे को मार्केट बहुत कुछ पर रिएक्ट करने वाला है। प्लस वीकेंड में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये भी नहीं कह सकते, तो बहुत कुछ डिस्कस करने को है। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 23,800 के टारगेट तक फिसलने के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निचले स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा सुधरकर 24,000 के ऊपर आया। बैंक निफ्टी में भी 600 पॉइंट की रिकवरी। इंडिया विक्स भी हुआ थोड़ा कूल। आज के बिग स्टॉक्स और 4 GPD पड़े सटीक। नतीजों के बाद भागा बजाज फाइनेंस, शेयर करीब 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही मोतीलाल ओसवाल 4% उछाल के साथ वादा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं रिजल्ट्स के बाद वाली एनर्जी करीब 11% टूटा। उधर मजबूत चार्ट के दम पर कोल इंडिया में रौनक कायम, लेकिन कमजोर चार्ट से फिसले यूनियन बैंक और स्विगी। कच्चे तेल के $126 तक उछलने और इंपोर्टर्स की ओर से डिमांड बढ़ने से रिकॉर्ड नीचे स्तर पर पहुंचा रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपए में 40 पैसे का दबाव। $1 का भाव 95 रुपये 33 पैसे तक फिसला। Corrected market is the best time to start, I'm telling you. From low levels, they've done 15%, but otherwise 12-13% तो बनता है। तो 6 साल में आपका डबल हो जाएगा। तो अभी आप 26 में 32 में आपको पक्का 50,000 का इंडेक्स हो जाएगा। 50,000 का इंडेक्स। हाँ, वो मेरे को कोई डाउट नहीं है। कच्चे तेल के उबाल पर MFSL के चेयरमैन और फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने जताई चिंता। हमारे मैनेजर अनुज सिंह से खास बातचीत में कहा, महंगे कच्चे तेल से इकोनॉमी की ग्रोथ और मार्केट पर पड़ेगा खराब असर। बाजार की गिरावट को बताया खरीदारी का मौका। बोले फाइनेंशियल्स, कैपिटल मार्केट शुरू में बनेगा पैसा। मेटल और सरकारी बैंकों में आज सबसे ज़्यादा बिकवाली, करीब 2% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। 3 से 4% टूटे नैल्को, APL, अपोलो और टाटा स्टील। साथ ही रियल्टी, NBFC, FMCG और ऑटो शेयरों में भी दिखा दबाव। चौथी तिमाही में HUL के अच्छे नतीजे। वॉल्यूम्स में 6% की दिखी ग्रोथ, आंकड़ा अनुमान से ज़्यादा रहा। अगले साल के लिए अच्छे दिए गाइडेंस। हालांकि नतीजों के बाद शेयर में दिखी मुनाफा वसूली। वहीं अनुमान से बेहतर रहे अदानी पोर्ट के रिजल्ट्स। वहीं मजबूत नतीजों के दम पर 14% ज़्यादा दौड़ा सिंजन, लेकिन कमजोर नतीजों से के फिनटेक में करीब 6% ज़्यादा की गिरावट। और शनिवार को आएंगे बैंकिंग दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे। 7% बढ़ सकती है ब्याज से कमाई। फ्लैट रह सकता है प्रोविजन और मुनाफे का आंकड़ा। साथ ही डीमार्ट, APL, अपोलो और CDSL के नतीजों का भी रहेगा बाजार को इंतजार। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और एक बार तो पहले आप लेकर आइए जरा निफ्टी, बैंक निफ्टी। इंटरडे में देखिए क्या अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली दोनों ही इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले वहाँ भी थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिली। हुआ क्या, देखिए आज सबसे पहले तो सुबह एक बार निफ्टी भी रखिएगा और उसके बाद हमारी इस कमेंट्री पे आइएगा। सुबह हमने बात की थी कि एक बार के लिए तो आप 23,800 तक जा सकते हैं और बैंक निफ्टी पर 54,500, वो दोनों टारगेट हासिल हुए और वहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पलटे। निफ्टी ठीक 23,800 से, इनफैक्ट निफ्टी का लो तो आज एग्जैक्ट 23,800 रहा, पॉइंट टू पॉइंट। और बैंक निफ्टी 54,500। ये 2 लेवल आज हमने मेंशन किए थे कि यहाँ से आप थोड़ी सी रिकवरी होपफुली देख सकते हैं। और हैरानी नहीं है कि यहाँ से रिकवरी आई। लेकिन देखिए एक चीज़ समझिए कि मार्केट में खतरा अभी भी टला नहीं है। एक 3 दिन के वीकेंड से पहले नर्वसनेस रहेगी। अब ऑब्वियसली मार्केट के पास एक होप ये रहेगी कि मंडे को इलेक्शन का आउटकम मार्केट के फेवर में आएगा।
तो इस वजह से उससे पहले शायद मार्केट बड़ी गिरावट ना करना चाहे, लेकिन एक और फैक्टर मार्केट के फेवर में रहा। ब्रेंट क्रूड जो सुबह 125 126 तक चला गया था, अब वो फिसल कर वापस थोड़ा तो संभला है, मतलब उतना अब उसमें उबाल नहीं है जितना सुबह था। अब 121 पॉइंट समथिंग तक आया, तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए एक रिलीफ सॉर्ट ऑफ रहा। इसके अलावा और क्या हुआ, डॉलर रुपये अभी भी 95 के पारी है। ये थोड़ा सा अभी भी मार्केट के लिए दिक्कत का कारण बना हुआ है मेरे ख्याल से। अभी भी अगर आप देखें तो डॉलर रुपये 95 के करीब ट्रेड कर रहा है। और ऑटो और एफएमसीजी ये शेयर्स हैं जहां पर आज क्लियरली थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली है। रेट सेंसिटिव ये भी आज थोड़ा सा नीचे आए हैं, इनमें भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया है। और आईटी और फार्मा यहाँ पर चुनिंदा शेयरों में आपको आज खरीदारी देखने को मिली है। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या रहता है फिर हमारे लिए, कैसा रहता है। राइट, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है तो आखिरी का 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये रिकवरी जो अभी हमें देखने को मिल रही है कितनी टिकाऊ है, आखिरी के 1.5 घंटे में टिकती है कि नहीं, वो बड़ी बात होगी। लेकिन निचले स्तरों से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए गए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिन स्तरों से शायद रिकवरी आ सकती है वही आती हुई आज के सेशन में दिखी है। लेकिन सर जिस तरीके से ब्रेंट अभी भी $120 के ऊपर बना हुआ है, रुपए में कमजोरी है, मंडे को रिजल्ट आने हैं, इन सबको देखते हुए और लॉन्ग वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे का, इन सबको देखते हुए मार्केट पर अब क्या रुझान बन रहा है। सुबह जो हमने बात की थी वो एग्जैक्टली प्ले आउट हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही। लेकिन अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल, देखिए श्रेया, इशू क्या है कि खतरा नहीं टला है अभी भी, और हम अभी भी एक बड़े खतरे की घंटी बजा चुके हैं। और मार्केट में इसी रीज़न से हम एक मई की पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और देखिए मैं फिर वही बात कहूँगा, चाहे वो कल रैली थी या आज बड़ी डिक्लाइन थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक आपको एक बड़े इवेंट रिस्क से बचाने के लिए हम एक व्यू ले रहे हैं कि आपको एक पुट ले लेना चाहिए मई का, उसमें बने रहें। चुनिंदा शेयरों में मुझे लग रहा है अभी भी अच्छे मौके हैं, वहाँ पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप ठीक ठाक वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इशू क्या है कि मार्केट में एक मैक्रो रिस्क ओपन हुआ है ना। अगर आप देखेंगे तो वो मैक्रो रिस्क क्या है, जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड भागा है, जिस तरीके से डॉलर रुपी भागा है, वो मार्केट के लिए एक रिस्क ओपन कर रहा है यहाँ पर। और सोमवार को नंबर्स आएंगे, इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, मार्केट उसको मोर और लेस पचा लेगा, उसके बाद देखेंगे। तो इस बाज़ार में ना आपको परमा बुल या परमा बेयर नहीं बनना है, आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बाज़ार में। फेक बहादुरी दिखा के कुछ नहीं मिलना है, ना ही बहुत ज़्यादा रोंदू होना है कि अरे तो मार्केट अब पता नहीं कहाँ चला जाएगा। 22,200 जो लो बना था उससे तो हम अभी भी काफ़ी ऊपर है ना। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हायर लेवल से हमने अब करेक्शन देख ली है। कल फिर हाई लेवल पे सब ट्रैप हो गए, कल के हाई से देख लीजिए आज के लो तक में कितना बड़ी गिरावट आ गई मार्केट में। तो सही वक्त पर बाइंग और सही वक्त पर सेलिंग, ये दोनों करना मार्केट में बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है इस समय मार्केट में। और देखिए जहाँ तक निफ्टी पर अप्रोच की बात है, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका करीब करीब 23,800 का। आज का लो वहीं था और सारे टारगेट हमारे वहीं के थे आज के। इंट्राडे के टारगेट तो एटलीस्ट वहीं पर थे, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 24,100 पर। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी पर जहाँ तक बात है, अगेन 54,500 का हमारा सुबह वाली ट्रेड का टारगेट था, वो पूरा हुआ। 54,500 54,440 तक गए आप, और अप साइड में रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 55,300 पर। और एक चीज़ मैं कहूँगा, लेकिन मार्केट रेजिलिएंट है, मार्केट ऐसा नहीं है कि कोलैप्स कर रही है। और क्योंकि आज मार्केट के पास सारे रीज़न थे कोलैप्स करने के लिए। रैली हो चुकी थी, डॉलर रुपये इतना ऊपर आ चुका था, ब्रेंट क्रूड इतना ऊपर आ चुका था, तो ऐसे में आप आराम से उस 23,800 को डिसाइसिवली ब्रेक कर सकते थे। द फैक्ट कि मार्केट ने उस 23,800 को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया, ये अपने आप में कह रहा है कि ये अब आपके लिए सपोर्ट है। अब आपको वैसे भी दो लाइंस मिल गई, एक 23,800 की जो आज का लो है, और एक आपका करीब करीब 24,400 जहाँ से मार्केट पलटा था, 350-400 वहाँ से पलटा था ना। तो ये आपके लिए बेसिकली मोटा मोटी दो लक्ष्मण रेखा हो गई। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, कुछ समय के लिए बैंक निफ्टी से दूर रहना है, क्योंकि ये जिस तरीके का क्रूड है और जिस तरीके का डॉलर रुपी है, एफआई की सेलिंग अगर बढ़ी तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट बैंक निफ्टी पर ही आएगा। और 57,300 दिक्कत क्या है कि बैंक निफ्टी में ना मोज इतने बड़े बड़े आते हैं, वो फिर आपको दोनों साइड ट्रैप कर लेंगे। 57,300 वाला आज एक बार के लिए 54,400 पर आ गया, तो मतलब 3,000 पॉइंट के करीब की गिरावट हो चुकी थी वहाँ पर। तो ठीक है, अच्छी बात है कि रिकवरी आ गई, दोनों साइड की ट्रेड प्ले हुई।
जो हमारी स्ट्रैटेजी भी रही है कि दोनों साइड के ट्रेड्स के लिए तैयार रहिए, एक परमा व्यू लेकर मत बैठ जाइए इस मार्केट में, रणनीति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करिए। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं और देखते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। मैं पिक करूंगा अनुज सन फार्मा को। एक्यूट स्ट्रेंथ और अपनी मेगा डील के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद उस मोमेंटम के हाईएस्ट क्लस्टर को फिर पार करता हुआ मैं इसके ऑप्शन स्टैट्स को रीड कर रहा था। 1800 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, नई सीरीज में आके अपने आप को इसने प्लेस किया। अब सन फार्मा 4 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक चली आ रही पूरी चैनल को, फॉलोइंग चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ, और वो लेवल आता है करीब 1810 और 1814 पे। ये जोन जिसको बाइसेक्ट करने की सन फार्मा प्रिपरेशन करता हुआ। प्लीज़ देखिए एक बजरा OI रखिएगा स्क्रीन पे, सन फार्मा। और आप देखिए कि पोस्ट डील जितनी भी लोडिंग हुई थी शॉर्ट साइड पे वो कवर हो रही है। 1.31% स्टॉक ऊपर है और 0.54% OI रिड्यूस हुआ। तो कंप्लीट साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग सन फार्मा में ये है हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे। दूसरा स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजीज, ये है लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे, लोअर लेवल्स पे जहाँ जहाँ रिवर्सल विजिबल है उसमें ये काउंटर है। इसने 19 जन 26 के बाद पहली बार एक अटेम्प्ट लिया है टू अप्रोच 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट्स रिड्यूस हुए हैं। आउटस्टैंडिंग वाई हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो करीब करीब 58 लाख का यहाँ पर है। तो एक इसमें अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग के इंस्टेंसेस हैं। लेकिन जहाँ तक वीकनेस का सवाल है, आज वाइट गुड्स सेगमेंट में वीकनेस है, आज कैपिटल मार्केट थीम के कुछ काउंटर्स में वीकनेस है। हालांकि मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा वोल्टास का। 1422 अ कंप्लीट कोलैप्स, आज इसने 100 अपने 10 नियमा को ब्रीच किया। जहाँ पे टिका हुआ है 1422, वहाँ पे एक साथ 4 एवरेज को लाइक कर रहे हैं, 200, 100, 50 और 20। तो जरा इसको देखकर एक हल्का सा अगर आप देखें वीकनेस दिखाता हुआ वोल्टास और ह्यूज शॉर्टिंग, 1.25 लाख शेयर यहाँ पे ओपन टेस्ट में बिल्डअप हुए। तो ये 3 स्टॉक्स, हालांकि मैं ज़्यादा इंप्रेस सन फार्मा से और KPIT से हूँ लॉन्गर साइड पे। अनुज, बात हो गई यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की। एक होता है ना, कहते हैं हमें टेक्टिकली बाजार को प्ले करना चाहिए, ना ज़्यादा मायूस रहिए, ना ज़्यादा अगर आप देखें उछलिए। सेक्टर स्पेसिफिक क्या करा जाए, ये बाजार किस, जैसे आप देखिए ना, आज सुबह सुबह जब हम बात कर रहे थे, जब बाजार 23,800 पे था, कैसे IT चल गया, उस वक्त फार्मा चल गया, उस वक्त हेल्थ केयर चल गया। अगर ये क्रूड यही रियलिटी रही 120-125 की, तो टेक्निकली हमें किन सेक्टर्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा? आई थिंक फार्मा तो क्लियरली एक नंबर 1 चॉइस रहेगी आपके लिए। फार्मा तो अच्छा चल ही रहा है। मेरे ख्याल से वीरू थोड़ा सा अपस्ट्रीम कंपनीज पर फोकस करें, वो थोड़ा सा अच्छा कर रही हैं। आई थिंक थोड़ी सी वो एनर्जी स्टॉक्स, मुझे लग रहा है एनर्जी स्टॉक्स में वापस एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग का मोमेंटम लौट सकता है। ये स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी करेक्शन आ गई आज इनमें, लेकिन ये स्टॉक्स थोड़ा सा वापस ऊपर चल सकते हैं। नॉर्मली इन एनी अदर कंडीशन मेरा पहला जवाब होता IT, लेकिन IT पर मैं इतना बेरिश रहा हूँ और इतना मैं IT को लेकर नेगेटिव रहा हूँ कि इस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि हो सकता है कि एक बार के लिए वापस IT में एक 3-4% की रैली प्ले आउट हो जाए। प्योरली एल्गो ट्रेड, इस क्रूड का इतना ऊपर आने का इम्पैक्ट, डॉलर रुपये का इतना इम्पैक्ट। पता, आज जब मैंने रामदेव अग्रवाल जी के साथ इंटरव्यू किया तो मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली और एक काफ़ी बोल्ड कॉल यहाँ पर वो ली जा रही है। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, वो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स जो सिर्फ ऑयल की वजह से गिर रहे हैं ना, एज एन इन्वेस्टर उनमें एवरेजिंग शुरू करें। एक कारण है कि अगर आप देखें HPCL, BPCL, IOC इन्होंने गिरना बंद कर दिया है। मतलब आप देखेंगे तो ये इनमें जो बड़ी वाली गिरावट आ रही थी वो आनी बंद हो गई है, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ रही है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक है। इंटरग्लोब एविएशन अब वो 6200 वाला करेक्ट होकर 4200 तक आ चुका है ना। अगर ये वापस 4000 के नीचे आता है, अगर आता है तो वापस इसमें एक अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि ये क्रूड जो है ना, ये जो 122, 123, 124 पर है, इसको बस एक धक्के की ज़रूरत है। एक बार जैसे ये नेवल ब्लॉकेड और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये खुलेगा, तो मेरे ख्याल से द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अब इस समय ना एक वो ट्रेड लेना कि हायर क्रूड पर और इस डॉलर रुपए पर अब और कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप लें और अवॉइड करें, वो थोड़ा लेट हो रहा है। अब वो थोड़ा लेट हो रहा है, मेरा मानना ये है। और अगर आपका थोड़ा लंबा नज़रिया है तो पहली बात तो अपने इंडेक्स में ETF हर डिप पर बाइंग करते रहें, उसको मत छोड़ें। दूसरा, यही रेट सेंसिटिव्स, यही ऑयल सेंसिटिव्स
मुझे लग रहा है इनमें थोड़ी सी आप बाइंग करें। हाँ, क्योंकि आपका सवाल थोड़ा ट्रेडिंग व्यू से जुड़ा हुआ है, उसमें मुझे लग रहा है कि फिर आपको थोड़ा सा वहीं रहना होगा जहाँ पर इस समय थोड़ी सी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि रफ्तार के घोड़े में उसको डिस्कस करूँगा दोबारा। आज अगर कोई एक ट्रेड प्ले आउट हुई तो वो है मोतीलाल ओसवाल। अब देखिए, आप मोतीलाल ओसवाल का इंटरडे चार्ट देखिए। मैं आपको 2 चार्ट दिखाता हूँ इंटरडे में, एक है मोतीलाल ओसवाल, एक है बजाज फाइनेंस। मोतीलाल ओसवाल सुबह 770 पर खुला, 770 पर खुलकर आज 8, अभी इस समय 810 पर है, और अच्छा मौका दिया मोतीलाल ओसवाल ने 770 से 790 के बीच में पूरी एंट्री का। दूसरा है बजाज फाइनेंस, वो खुला ही 975 पे, वो खुला ही 975 पे, और उसके बाद वहाँ से एक्चुअली देखें तो इस समय अभी भी डे लो पर ही है, 943 था, 940 पे है वो। अब सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ आई थिंक जिन्होंने ली होंगे ट्रेड्स वो आपको उससे बेहतर बता पाएंगे कि कौन सी ट्रेड चली होगी, कौन सी ट्रेड नहीं चली होगी। तो पॉइंट ये है कि थोड़ा सा आपको नंबर्स देखने होंगे, पोजीशनिंग देखनी होगी, और उसके हिसाब से एक्ट करना होगा। थोड़े से इंटरनल्स देखने होंगे आपको, और उसके हिसाब से एक्ट करना होगा, तो आपका बेसिकली पैसा बनेगा। चलिए श्रेय, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। राइट, मैं तो इनफैक्ट सर यही पूछने वाली थी आपसे मोतीलाल ओसवाल और बजाज फाइनेंस, क्योंकि आपने न्यूट्रल लिया था इसको और कहा था कि नंबर्स अच्छे हैं और यहाँ से इंट्राडे में तेजी बनेगी, वो तो होती हुई नजर आई आज के सेशन में। लेकिन मोतीलाल ओसवाल और पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस हमने लगातार डिस्कस किया है। जिस तरीके से हमने रैली और रिटर्न्स देखे हैं, आगे भी आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में? देखिए, मोतीलाल ओसवाल के केस में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आप इनका ना 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए। 10 साल में स्टॉक 20% के कैगर से भागा है, और 10 साल में ईपीएस 20% के कैगर से भागा है। एक चीज़ मार्केट में सिंपल है श्रेया, अगर आपका 10 से 15 साल का व्यू है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक प्राइस जो है वो अलाइन करता है अर्निंग्स के हिसाब से। जितनी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी उतनी आपके स्टॉक प्राइस मूव आएगा, प्लस और माइनस वैल्यूएशन की डी रेटिंग या री रेटिंग, वो बहुत कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कई बार मार्केट वैल्यूएशन को री रेटिंग करता है, कई बार मार्केट वैल्यूएशन की डी रेटिंग करता है। लेकिन कैपिटल मार्केट एज अ थीम अच्छी है, री रेट हो रही है। इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? ये देखिए, 5 साल का रिटर्न है, 4 गुना स्टॉक हो चुका है। राइट, बीएससी का देख लीजिए आप 5 साल का चार्ट, एंजल वन का देख लीजिए आप 5 साल का चार्ट। इक्का दुक्का स्टॉक रहे हैं जिन्होंने इस स्पेस में पैसा नहीं बना के दिया, अदरवाइज इस पूरी स्पेस ने पैसा बना के ही दिया, और अच्छा पैसा बना के दिया। ऐसा नहीं कि कम पैसा बना के दिया है, अच्छा पैसा बना के दिया है। और ये सारे के सारे स्टॉक्स लगातार हमारी लिस्ट में कई बार आए हैं, ऐसा नहीं है कि एक आध बार ही आया है, कई बार आए हैं ऐसे के सारे स्टॉक्स। एमसीएक्स देखिए 5 साल में 9 गुना के रिटर्न से। तो ये आई थिंक एक थीम है जो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। चलिए, सिंस आपने पूछ लिया तो मैं रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की बात भी यहीं कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले है बजाज ऑटो। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में बायबैक का ऐलान किया इन्होंने, कहा कि बोर्ड मीटिंग में वो बायबैक भी कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये स्टॉक भागा, और देखिए अच्छा भागा, करीब 4.5%। मोतीलाल ओसवाल मैं कहूँगा आज की शायद सबसे अच्छी ट्रेड रही, क्योंकि आज हमने क्लियर कट एक व्यू लिया था कि ये अगर गिरे तो अपॉर्चुनिटी होगी, नंबर ख़राब नहीं है। वो एमटीएम लॉस पे मत जाइए, ऑपरेटिंग नंबर्स पर फोकस करिए, और वहाँ पर अच्छे मूव्स आए। मीशो कुछ देर में शो में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद ज़बरदस्त मूव मीशो में आया, और इसके अलावा सिंजीन अच्छे नंबर्स के बाद सिंजीन में ज़बरदस्त मूव आया। अब आते हैं आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर। इसमें सबसे आगे है वारी, ख़राब नतीजे, और क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बना वारी एनर्जीज़। सुबह बिग स्टॉक्स में हमने शामिल भी किया था इसको। केफिन टेक, यहाँ पर भी ख़राब नतीजे, ये बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, और सुबह इसको बिग स्टॉक्स में हमने शामिल भी किया था। फोर्स मोटर्स, पोजीशनिंग इसकी थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से मतलब पोजीशनिंग ऐसी थी कि डिसेंट नंबर्स के बाद भी स्टॉक ज़बरदस्त गिरा, और इटर्नल नतीजों के बाद जो तेज़ी आई थी वो पूरी तरीके से स्वाहा हुई यहाँ पर। इस वजह से ये एक और स्टॉक जो आज रिडार पर रहा। अब चलिए श्रेया, अब आगे बढ़ते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। मार्केट प्रेशर में सर और रिकवरी हुई है हालांकि, लेकिन फिर भी आप देखें तो इन ग्रीन ट्रेड नहीं कर रहा है। तो शुरुआत करेंगे मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ, कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बना है आज के सेशन में। और जो स्टॉक्स आपने डिस्कस किए उसी में से शुमार है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। सुबह आशीष भाई जी ने इसमें बिकवाली की राय भी दी थी, और 3.5% नीचे है। इटर्नल नतीजों के बाद ये टूटा है, आज के सेशन में 3% डाउन है। HUL नतीजे पता नहीं क्या भाई नहीं, बाजार को 2.5% नीचे आ गया आज के सेशन में।
और टाटा स्टील अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मुनाफा वसूली हुई है, 2.5% नीचे है। वारी एनर्जीज नतीजे खराब थे, अब फ्रेंड्स की चर्चा हुई थी और 11% डाउन आज के सेशन में, वायदा का टॉप लूजर है ये। कैफे नतीजे भाई ने बाजार को 7.5% नीचे। अदानी एनर्जी सोल्यूशन आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, 7.5% ये भी। और फोर्स मोटर हालांकि चला भी काफ़ी ज़्यादा था फोर्स, तो यहाँ पर 5.5% के करीब करीब आज डेंट पड़ा है। बजाज ऑटो बायबैक का ऐलान हुआ, सरपट भाग गया स्टॉक, 4% ऊपर है। बजाज फाइनेंस नतीजों के बाद और अब बिग स्टॉक्स में इसकी चर्चा भी हुई थी, लगभग 1.5% अप है। पूरा आईटी पैक आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा है, रुपए में कमजोरी के चलते, तो 1.5% इन्फी आपको नजर आएगा, इसने भी गेनर्स में अपनी जगह बनाई है। और सन फार्मा स्पेस में जैसा कि चर्चा हो रही थी स्ट्रेंथ है, तो 1.5% के करीब पर भी ये चल गया। मोतीलाल ओसवाल नतीजों के बाद भागा 3.5%। एम्फेसिस के रिजल्ट ठीक ठाक थे, आईटी चल रहा है तो 2.5% यहाँ पर भी तेजी। सम्मान कैपिटल आज चढ़ गया 2% और टेक महिंद्रा अगेन आईटी स्पेस से 1.5% आपको चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन शो कार्यक्रम के क्रम पे जाएं इससे पहले मैं आपको बताता हूँ HUL में मार्केट को क्या नहीं भाया। और देखिए श्रेया, मार्केट को पता था कि ये क्वार्टर HUL का अच्छा होगा, लेकिन HUL में ऐसा कुछ तोड़-फोड़ नहीं आया। और एक चीज़, HUL का आप जरा 1 महीने का चार्ट दिखाइए मुझे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नेस्ले के नंबर आए थे, उसके बाद नेस्ले के नंबर के बाद नेस्ले खूब अच्छे से भागा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 महीने में 10% चल चुका था। उन नंबर्स को जस्टिफाई करने वाला एक क्वार्टर नहीं है। दूसरी बात, FMCG के लिए अगला क्वार्टर डिजास्ट्रस होगा और कोई वर्ड नहीं है इसको पुट करने के लिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ी हैं इन कंपनीज की, इनपुट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ये सब जिस तरीके से बढ़ी हैं, इस क्वार्टर के नंबर्स में FMCG कंपनियों का नियर टर्म में पीक बनेगा। यही कारण है कि HUL आपको लग रहा होगा कि फेस पे अच्छे नंबर हैं, लेकिन नहीं चला, क्योंकि इतना चल चुका है इंडेक्स। और उसके बाद जब एक स्टॉक इतना चल चुका हो, उसके बाद अनलेस वो एकदम तोड़फोड़ नंबर लेकर आ जाए और एकदम तोड़फोड़ कमेंट्री दे दे, उसके बाद स्टॉक नहीं चलता है। तो ये कारण है कि HUL नहीं चला। और इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो उस समय जब मैं देखा कि एकदम से रिजल्ट में रिएक्शन आया पॉजिटिव साइड पर और बस उसके बाद वो गिरा, वो जब पहली रेड बार बनी ना, वहीं क्लियर हो गया था कि ये बस अब यहाँ से, और ये लीवर में कई बार होता है, पिछले क्वार्टर में भी आई थिंक मोरलेस लीवर में ही हुआ था। तो ये रीजन है। चलिए आप कार्यक्रम में समझ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी सर डिस्कस करना। इनफैक्ट मैं समझना चाह रही थी आपसे कि HUL में ये प्रेशर क्यों आया है रिजल्ट के बाद। चलिए हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझा देते हैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, रुचित जैन, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी की वजह बताने के लिए जोड़ेंगे लता वेंकटेश और 2:30 बजे नतीजों के बाद असर बताने के लिए के फिनटेक और मोतीलाल ओसवाल पर फोकस क्यों है आशीष जुड़ेंगे। साथ ही कंचन बताएंगे आपको कि सिंजन में उछाल क्यों है, और साथ ही मैं बताऊंगी आपको कि मीशो आज क्यों ऊपर है। 2:40 पर ऑटो बिक्री के आंकड़े का अनुमान पेश करेंगे। साथ ही 2:45 पर कोटक बैंक के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे आशीष, और साथ ही डीमार्ट और BHL के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे कंचन। 2:55 पे मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO एंड पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास, और 3:10 पे होगा स्ट्रैटेजी, कल के लिए हम डिस्कस करेंगे। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। इसके अलावा 3:20 पर कंचन से समझेंगे अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स। ओके, चलिए अब बात करेंगे आज की। जी हाँ, एक गाना था ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, है ना, कि आज की बात करते हैं। आज क्या करना है आपको और आगे क्या करना है। हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। और गाबा सर बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू फेलो पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम रहेगा भारती एयरटेल। इसका बहुत ही बढ़िया बेस बना है करीब 6 हफ्ते का, और कल भी इसका टारगेट था 1880, वो अचीव हो गया। अब ट्रेड कर रहा है 1899, 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉप होना चाहिए 1880 का और इसको छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1940। इस पे लोअर ट्रेड मंडे के लिए हो सकता है भारती एयरटेल। इट्स अ बाय। भारती एयरटेल आज सुबह मेरे रेडार पर था ये चैट जीपीटी में। समहाउ मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि पिछली बार जब इस तरीके से करोड़ रुपये भागा था तो वो काफ़ी गिरा था, तो मुझे थोड़ा सा उसका डर लग रहा था, तो नहीं लिया। ले लेना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार बजाज फिनसर्व लेकर आइए। बजाज फिनसर्व के नंबर्स आए और बजाज फिनसर्व अब रिएक्ट कर रहा है स्क्रीन पर। ये स्टॉक नंबर्स बहुत जल्दी हटा दिया आप लोगों ने। 2417 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 2539 करोड़ पर आया। इसके अलावा आई थिंक
इनकम का नंबर भी फ्लैश करिएगा अगर आया हो तो। 36,432 करोड़ से बढ़कर 38,500 करोड़ पर इनकम आई। तो ये दो नंबर्स बजाज फिनसर्व के फ्लैश हुए। बिल्कुल थोड़ा सा रखिएगा, बड़ी कंपनी है, 2-3 मिनट और रखिएगा और बाकी के 1-2 नंबर्स और आ जाएँ तो उन्हें भी रख दीजिएगा। ये हो गई बात बजाज फिनसर्व की। चलिए बाकी की ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। ओके, भारतीय एयरटेल, गाबा सर ने पिक किया खरीदारी की राय, अच्छा लग रहा है। बजाज फिनसर्व के और नंबर्स डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आएंगे। अपडेट अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप कौन सा काउंटर पिक कर रहे हैं? अमित जी गुड आफ्टरनून, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय शॉर्ट ट्रेड रहेगा अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में। अशोक लेलैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पुल बैक आया था वो लगभग 170-175 के लेवल पे मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंस पे कंप्लीट हुआ था। वीकनेस में आज के सत्र में स्टॉक ने 200 डेमा भी ब्रेक किया है, तो इसे शॉर्ट करना है। लगभग 160 रुपीज 75 पैसे का प्राइस है, शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 164 का और टारगेट्स यहाँ रहेंगे 153 रुपीज के। ओके, अशोक लेलैंड फ्यूचर्स, ये आपकी कॉल है। इस वक्त करीब 29 लाख शेयर का बिल्डअप यहाँ पे शॉर्ट साइड। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा ऑन इंडियन होटल्स। इंडियन होटल में शॉर्ट ट्रेड होगा और यहाँ पर जो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन फिर से बनना शुरू हुआ है। मुझे लगता है फिर से ये जो डाउन ट्रेंड में है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे है और 10 डेली मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन नेगेटिव बायस है, मोमेंटम इंडिकेटर्स सेल साइड पे है, ऑलरेडी एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में है, तो मैं ये शॉर्ट करके जाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 650 का, छोटा स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक रखें और टारगेट रहेगा 600। ओके, सोमिल की ट्रेड होगी। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेना है। रिवर्सल के साइन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो इसका फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1361 का, 1361 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेंगे। 1260 1260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अदानी एनर्जी के फ्यूचर में। चाहे तो 1300 वाला पुट ऑप्शन ले ले, करीब 70 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करें। 49 का स्टॉप लॉस लगाएं, 110 के टारगेट सेट करें। ठीक है, अदानी एनर्जी सोल्यूशन बिकवाली की राय। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। श्रेया जी, सीमेंस के साथ जाना चाहेंगे, 3815 के आसपास चल रहा है। स्टॉक ने 3 दिन से एक अच्छा करेक्शन दिखाया, अगेन 10 डे मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम करता हुआ नजर आ रहा है, तो सीमेंस को बाय करने की सलाह रहेगी। 3772 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3898 तक के टारगेट। सीमेंस आपका बाय कॉल है, 3815 पे 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। आशीष चतुर्मोता इस पैनल में जुड़ चुके हैं बतौर फंडामेंटल विशेषज्ञ। आशीष गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी कन्विक्शन आइडिया क्या है इस वक्त आशीष? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून श्रेया और अनुज। देखिए, हमें सीडीएमओ की जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी इंटरेस्टिंग लगती है और हमें लगता है कि ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी है उसके बावजूद भी जो इनोवेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन कैपेबिलिटीज पे काफी भरोसा कर रहे हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बहुत सी इंडियन कंपनीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम इन इनोवेटर्स के साथ कंटिन्यूसली कर रहे हैं और उसी के सक्सेस स्टोरीज में हमने देखा है कैसे डीवीज लैब ने एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी क्रिएट की। इसी स्पेस में हमें लगता है कि लॉरस लैब और साई लाइफ जैसी कंपनीज भी काफी अच्छा काम कर रही है। तो आज की जो हमारी पिक होगी इस स्पेस में वो होगी साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जो कि एक बेहतरीन सीआरडीएमओ प्लेयर है, बहुत ही अच्छी इंटीग्रेटेड प्लेयर है, काफी मॉलिक्यूल्स के अंदर में ये अपना काम कर रहे हैं और आपको इसके रिजल्ट्स में भी अब इनका एक परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, जहां पर आप देखेंगे कि मार्जिन्स में काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिला और ओवरऑल भी आप देखें तो अब कंपनी की जो मार्जिन प्रोफाइल है वो काफी अच्छी इंप्रूव हो चुकी है। तो ये हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है और साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि सीडीएमओ का जो स्पेस है वो 18 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले 4-5 साल दिखाएगा और मार्जिन में भी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को नजर आएगा। तो ये हमने पहले भी इसकी चर्चा की और हमें लगता है ये स्टॉक 1250 तक की ट्रैजेक्टरी दिखा सकता है। डाउन साइड पे अब मुझे लगता है 1020 पे एक बहुत बढ़िया बेस इस स्टॉक ने बना चुका है। ओके, चलिए तो ट्रेड्स पूरी हुई। अब आते हैं आज के सबसे बड़े ट्रिगर पर, जो है एक कॉकटेल जो सबसे बड़ा हैंगओवर हमारे लिए साबित हो रही है, वो है डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड। जी हाँ, ब्रेंट क्रूड 126 पर,
डॉलर रुपी 95.33 पर थोड़ी सी रिस्पाइट ज़रूर मिली है एकदम जो पीक लेवल्स थे उनसे, लेकिन फिर भी दिक्कत तो है और ये हमारे लिए एक मैक्रो दिक्कत है और ये हम 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। जब इवन लास्ट वीक भी ये डिस्कस किया था हमने कि कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि पूरी की पूरी रैली फेल हो रही है डॉलर रुपये की। लता मैम से वापस डिस्कस करते हैं कि इस बार ऐसा क्या हो गया। उस बार तो चलो 8,800 करोड़ की सेलिंग थी FIS की, तो अगले दिन प्रेशर आना था। आज क्या ये पूरा का पूरा क्रूड का इम्पैक्ट है या कुछ और है? आज का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एंटायरली क्रूड का है। अगर आप कल के वैल्यू देखेंगे, हम लोग 118 के ऊपर नहीं गए थे, तो 94-80 पर रुपी डॉलर संभल गया था, लेकिन ओवरनाइट जब ये 120 और हमारे शुरुआत जब ट्रेडिंग शुरू हुआ सुबह में इंडिया में, तब ऑलमोस्ट 2 घंटे में $6 ज़्यादा हो गए थे, फ्रॉम 120 टू 126, अब फिर भी 122 हो गया है। तो वो जिस रफ्तार से क्रूड बढ़ने लगा वो एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट था, नॉट ओनली फॉर इंडियन करेंसी बट सारे ही एशियन करेंसीज। तो हमारा तो वो मार्च 30th वाला लो ब्रीच हो ही गया। वो दिन था जब RBI ने वो ढेर सारे मेजर्स अनाउंस किए थे और रुपी 95 जाकर 95.22 गया था, दैट वाज द लो। फिर ये स्टेप्स के बाद वो 92-90 तक आ गया था, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। और वो सारे 1 मंथ के गेन्स फ्रॉम April 1 to April 27 वाइप आउट हो गए हैं। अभी वो उससे भी कमज़ोर हो गया था रुपी, ये क्रूड के महंगा होते वो रफ्तार से। अभी दूसरा पॉइंट ये था कि हालांकि 8,000 करोड़ का सेल नहीं है, कल का नंबर तो फिर भी 2,468 कुछ है, मतलब 2,500 करोड़ है, वो भी कुछ लगभग $300 मिलियन हो जाता है। तो ये लगातार हम तेल के लिए ज़्यादा डॉलर यूज़ कर रहे हैं और डॉलर वैसे भी निकल ही रहा है, वो रफ्तार कम नहीं हो रहा है। और ये सारे EMs का प्रॉब्लम है। आप आज देख लीजिए, साउथ अफ्रीकन रैंड का फॉल 1.4% है, मतलब हमसे चौगुना हुआ है। और ताइवान डॉलर और कोरिया जिनके पास AI स्टॉक्स हैं, वे भी आज नियरली 0.5% लोअर हैं, जैसा कि रुपी भी है। एट इट्स पीक वो 0.5% लोअर था, अब कुछ 0.2% लो है। और ये जब तक क्रूड एक स्टेबिलिटी नहीं दिखाएगा, ये प्रॉब्लम तो हमारा होगा ही, क्योंकि बिकॉज इट बोर्स अ बिग होल इन आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कहाँ से हम डॉलर ये फाइंड आउट करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा ही। बस स्मॉल इशू विच वी आर इग्नोरिंग, बॉन्ड यील्ड्स। आप देखिए US यील्ड्स भी 4.41 हो गया है, और ये क्रूड इलेक्शंस होते ही हमारे इन्फ्लेशन पर असर करेगा ही करेगा। द गवर्नमेंट कैन नॉट बेयर द एंटायर लॉस, इसलिए हमको एक फ्यूल प्राइस राइज आना है, उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट्स ऑलवेज हैव टू स्टे 1 स्टेप अहेड ऑफ इन्फ्लेशन। तो उसके चलते वो यू हैव सीइंग बॉन्ड यील्ड्स गो टू 7.06, जो एक 3 वीक हाई है। और दूसरा फियर है कि सरकार को इतना सारा खर्चा उठाने के लिए शायद कहीं और बोरोइंग न करना पड़े, मोर देन द बजट। ये दोनों ही कारण की वजह से यू आर सीइंग द यील्ड्स राइज, एंड दैट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन ऑल द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स। ओके, शुक्रिया लता मैम। तो ये क्लियरली आज मार्केट के ऊपर प्रेशर का एक बड़ा कारण जिस तरीके से डॉलर रुपी में मूव आया। आप एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए जरा। थोड़ी सी जो रिकवरी थी उसमें वापस एक हल्का सा डेंट पड़ता हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम 24,061 तक गए थे, वहाँ से थोड़ा वापस फिसले। और बैंक निफ्टी वापस थोड़ा सा दिक्कत का कारण एक बना हुआ है ही यहाँ पर। चलिए अब एक बार बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3% नीचे, एक बार ट्रेड ले लेते हैं इसके ऊपर, एक ट्रेड कह लें, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। कैसे लगे आपको लीवर के नंबर्स और क्या व्यू होगा आपका स्टॉक पर? बिल्कुल, तो अनुज, कल भी जब हमारी चर्चा हो रही थी, हमने यही कहा था कि हम HUL पे पॉजिटिव नहीं है और हमें FMCG से हम इस समय थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे। एक तो कंजम्पशन हमें बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिल रही, जो क्लियरली वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और दूसरा हमने कहा था कि मार्जिन्स में एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि
मार्जिन जो है वो जिस तरह से रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्रूड बढ़ रहा है, क्रूड के कारण लॉजिस्टिक्स, आपका पैकेजिंग, ये सभी चीजों के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। तो इसका भी डेंट हमें देखने को नजर आएगा, और क्योंकि वॉल्यूम अपटिक बहुत ज्यादा नहीं होंगे तो इसका नेगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज एक क्रिएट होगा, और ये स्टॉक्स काफी सिग्निफिकेंट प्रीमियम पर मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो जो इनकी बढ़त को कहीं ना कहीं अपसाइड को कैप रखेंगे, बट एट द डाउन साइड क्योंकि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें एक प्रेशर बना रहेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है एचयूएल से हम अभी भी दूरी बनाए रखेंगे, और इस स्पेस में अगर से हमें जाना ही होगा तो हमें लगता है कि मैरिको एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, जिसको हम बाय ऑन डिप की एक रणनीति के तौर पर देख सकते हैं। बट अदरवाइज हम एफएमसीजी पे काफी अंडरवेट पोजीशन मेंटेन रखे हुए हैं। ओके, एफएमसीजी पर नज़रिया है कॉशियस, अंडरवेट हैं, और अगर आपको इस पूरे स्पेस में काउंटर चुनना ही है तो मैरिको एक बेहतर पिक हो सकता है। फिलहाल एचयूएल पर नेगेटिव व्यू है। मैरिको निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी के साथ अभी फिलहाल कामकाज कर रहा है। वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबासिर से, आशीष जी से और सोमिल जी से। गाबासिर बताइए, कैश में कौन सा काउंटर? मोतीलाल ओसवाल, सिंपल सेफ बेट। मोतीलाल ओसवाल स्टॉक बढ़िया है, करेक्शन था करीब 5-6 हफ्ते का, वो करेक्शन खत्म हुआ और आज एक अच्छा आपको मिला है डिस्पाइट बैड नंबर्स मुझे समझ में नहीं आते। 811 के आसपास ट्रेड करता है मोतीलाल ओसवाल। मेरे ख्याल से 790 का स्टॉप लगाना है, थोड़ा डीप लगाना चाहिए, उसको प्ले होना चाहिए। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 850। स्पिल ओवर ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है, लेकिन 850 में रुकेगा नहीं, हायर जोन देखने को मिल सकते हैं मोतीलाल ओसवाल। इट्स अ सेफ स्टॉक इन द लॉन्ग रन, मोतीलाल ओसवाल। ओके, मोतीलाल ओसवाल 810 पे आपका एक प्रेफर्ड बाय कॉल कैश सेगमेंट में इस वक्त। सोमिल आपका ट्रेड करेगा? मेरा ट्रेड रहेगा असाई इंडिया पर। असाई इंडिया इस समय नेगेटिव चल रहा है थोड़ा सा, और मुझे लगता है कि ये जो पूरा कंसोलिडेशन लास्ट 2-3 हफ्ते में हो रहा है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। इस समय ये नेगेटिव है, लोअर एंड पर है, 820 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो इस समय आप इसे खरीद के नीचे में एक 816 पर स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 880। मेरा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 900। सो आई विल बी बुलिश ऑन असाई इंडिया। इंडिया। गाबासर आपने, सॉरी आशीष, आपने क्या पिक किया कैश ट्रेड्स में? तो अनुज, हम वायर्स एंड केबल सेगमेंट में आरआर काबिल के साथ जाना चाहेंगे। आरआर काबिल जो कंपनी है वो काफी एक अच्छी प्लेयर्स है विद इन वायर्स एंड केबल सेगमेंट में, और अभी एक सिग्निफिकेंट केपेक्स मोड में हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए का केपेक्स ये कंपनी करने जा रही है, जिसमें से 1050 करोड़ का जो केपेक्स है वो हमें वडोदरा में देखने को नजर आएगा, और 450 करोड़ का जो केपेक्स है वो सिलवासा के अंदर में देखने को नजर आ रहा है, जिससे कि कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कंपनी करने जा रही है। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से लेकर के फायर रेजिस्टेंस सभी तरह के वायर्स एंड केबल सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। और हमें लगता है पूरा जो केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग की साइकिल है, डेटा सेंटर की थीम है, इसको प्ले करने का एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉक्सी वायर्स एंड केबल सेगमेंट हो सकता है। अपने पियर्स के कंपैरिजन में काफी रीजनेबली सस्ता है, और ग्रोथ काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आरआर केबल्स पे हमारी टॉप पिक रहेगी। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक 1500 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है, तो 1500 का ही एक 20 लगाकर मैं मानता हूँ 2000 तक की अपसाइड आरआर काबिल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, आरआर काबिल, इसके भी अभी नंबर्स भी आ रहे हैं एज वी स्पीक। स्क्रीन पर आपको नंबर्स फ्लैश होते हुए दिखाई देंगे। नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन स्टॉक में भी हल्का सा थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मार्केट 153 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट स्पेस की। दो स्टॉक्स दिखाइए एक बार जरा। एक तरफ है आज का ज़ीरो ऑफ द डे, यानी कि एक्सीडेंट ऑफ द डे, के फिनटेक, और दूसरी तरफ आज का परहैप्स हीरो ऑफ द डे, मोतीलाल ओसवाल। जी हाँ, क्योंकि गैप डाउन हुआ था मोतीलाल ओसवाल में। तो एक 8% नीचे, एक 3.5% ऊपर, और निचले स्तरों से 6% रिकवरी के साथ। क्यों हुआ ये सब, ये बात कर लेते हैं। आशीष से जानते हैं कि मोतीलाल हीरो ऑफ द डे क्यों बना और के फिन एक्सीडेंट क्यों बना। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और मोतीलाल ओसवाल, जैसे कि आपने बताया कि 3-3.5% ही स्टॉक आपको ऊपर नजर आएगा, लेकिन डे लो से देखें तो बहुत बढ़िया रिकवरी है। थोड़ी सी कमज़ोर शुरुआत हुई थी और उसके बाद रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पर नजर आया। और सुबह हमने डिस्कस भी किया था कि इसके आप इंटरनल्स देखें तो अच्छे देखने को मिल रहा है। ये MTM लॉसेस के चलते ये नतीजे आपको थोड़े से कमज़ोर नजर आएंगे। अब नतीजों में अगर आप देखें तो खास बात है कि जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी की देखने को मिली है ये काफ़ी बढ़िया है।
और जो MTM घाटा है मार्क टू मार्केट, इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। ऑपरेटिंग मुनाफा 25% बढ़कर 661 करोड़ देखने को मिला है। आय में देखें तो तकरीबन 27% की बढ़त देखने को मिली और मुनाफे के मुकाबले अगर आप देखें तो अगेन घाटा है क्योंकि वो MTM के लॉसेस का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन आप कुछ इनके ग्रोइंग सेगमेंट्स पर फोकस करिए कि किस प्रकार से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। जैसे मिसाल के तौर पर देखें तो इनका हाउसिंग फाइनेंस, होम फाइनेंस सेगमेंट है, यहाँ पर करीब करीब पिछले साल के मुकाबले 19% की बढ़त देखने को मिली है। और साथ में जो सीक्वेंशियल तौर पर जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट को देखें, कैपिटल मार्केट सेगमेंट हो गया, प्राइवेट वेल्थ कारोबार जो है इनके अगर आप रेवेन्यू कंपेयर करके देखें प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले तो स्टेडी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस कहीं पर भी निराशाजनक देखने को नहीं मिली, बस ये क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव है इसके चलते MTM लॉसेस हो गए और मुनाफे का आंकड़ा आपको बेहद कमज़ोर नजर आया। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसी के चलते स्टॉक ऑफ लॉस हो गया। ओके, मोतीलाल ओसवाल, ये व्यू हो गया 3.5% अप है आज के सेशन में। इनफैक्ट गाबा सर ने तो अपने कैश में पिक भी ले लिया है इसको, और साथ ही सर सब ने चर्चा भी कर ली है कि अच्छा काउंटर रहा है ये। लेकिन एक्सीडेंट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं अभी। केफिन टेक, आशीष, ये क्यों गिरा आज, रिजल्ट में ऐसा क्या आया? श्रेया, बेहद कमज़ोर नतीजे थे। सुबह इसकी भी हमने चर्चा की थी, हाईलाइट किया था कि किस प्रकार से नतीजे बड़े कमज़ोर हैं। अब हैरत की बात है कि 11 बजे इसका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, एनालिस्ट कॉल है, और उसके बाद भी नो साइंस ऑफ रिकवरी, अभी भी 8% की बड़ी गिरावट है। अब कारण ये है कि मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो जो आंकड़ा है ये एस्टिमेट से 13% कम है। जो एबिटा मार्जिन आए, मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 13 क्वार्टर्स में सबसे लोएस्ट यहाँ पर देखने को मिले। 43.2% के एबिटा मार्जिन थे पिछले साल, जो कि अब घटकर 37% देखने को मिले। 37% के एबिटा मार्जिन आए, लेकिन मार्केट अनुमान लगा रहा था कि तकरीबन 40 या 40.2% के आसपास के एबिटा मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। जो घरेलू म्यूचुअल फंड कारोबार इनका, इसमें ग्रोथ तो आपको जरूर 8% की देखने को मिली, लेकिन अगेन ये लैगिंग है, ये तकरीबन अनुमान से 4% है। जो इनका IPO इशूअर सोल्यूशन सेगमेंट है, यहाँ पर देखें तो 16% की गिरावट आई है। और इनफैक्ट अगर आप इसको एस्टिमेट्स के मुकाबले देखें तो हॉरिफिक प्रदर्शन है, 31%, बड़ा कमज़ोर। कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पर बढ़त आपको देखने को मिली है। एबिटा में अच्छी खासी गिरावट है, और दिक्कत की बात है कि परफॉर्मेंस जब ढीला हो जाए तब सबको याद आ जाता है कि इसकी वैल्यूएशन तो बड़ी महंगी है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि FY27 के हिसाब से फॉरवर्ड EPS देखें तो ऑलमोस्ट 37 टाइम्स पर चल रहा है। तो महंगे वैल्यूएशन, धीमी ग्रोथ, और इसी के चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट। जी, वाकई एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट। और मेरे ख्याल से केफिन टेक जो है अपने वो करियर के सबसे नाजुक और कमज़ोर फेज से गुजर रहा है। मानस, आपका ठीक क्या है? मैं जब आशीष बात कर रहा था उस वक्त तब तक मैं अपने चार्ट्स को वीकली पे कन्वर्ट किया। मेरे ख्याल से एक बुरा फेज था फरवरी 25, और उसके बाद अब तो शायद ये वर्स्ट वीकली क्लोज होगा, है ना? हेडिंग टुवर्ड्स 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपके पास अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है, कहाँ तक का डाउन साइड देख रहे हैं आप? देखिए, केफिन टेक में एक सपोर्ट अगर हम बात करें तो वो करीब करीब 865 पे है। लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स और जिस तरह का फ्रेश ब्रेकडाउन वॉल्यूम साथ देखने को मिला है, उसको देख के लग रहा है कि शायद 865 को भी स्टॉक ब्रेक कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 800 रुपए के आसपास का होगा। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। खरीदारी केवल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर करेंगे, जो कि अभी के लिए 950 है। ओके, केफिन पर ये व्यू हो गया। 7.5% का डेंट रिजल्ट के बाद 904 के लेवल पर कर रहा है फिलहाल कारोबार, और ये ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको केफिन की। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शंस का भी, फटाफट से वो ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम अरुण जी से, अमित जी से और मानस जी से। तो अरुण जी बताइए, ऑप्शन में कौन सा काउंटर? जी श्रेया जी, BSE के साथ ही जाना चाहेंगे। BSE में एक अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। 3640 के आसपास स्टॉक चल रहा है। 3700 का कॉल करंट लेवल के आसपास बाई करना चाहिए। 135 137 के आसपास चल रहा है। मोमेंटम मुझे लग रहा है 3720 तक स्टॉक में आना चाहिए। 122 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें, और 156 तक के टारगेट्स 3700 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया अरुण जी की ट्रेड। अमित जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, सन फार्मा में हम एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। सन फार्मा का 1800 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 47 रुपीज पे। 1800 का 47 पे ट्रेड कर रहा है, इससे बाय करना है। 27 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे 80 के रहेंगे। ओके, सन फार्मा 1806 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ
मानस आपका ऑप्शन ट्रेड? तो देखिए केपीआईटी के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, केपीआईटी के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। केपीआईटी में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो केपीआईटी का 770 का कॉल ऑप्शन जो 38 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 29 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 60 रुपए की टारगेट सेट कर लेंगे। केपीआईटी टेक का कॉल लेना है, तो चलिए ऑप्शंस में हमने 3 काउंटर्स डिस्कस किए, बीएसई, सन फार्मा और केपीआईटी टेक, तीनों के कॉल्स लेने हैं आपको। ये तो हो गई बात धमाकेदार ऑप्शंस की, लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे मोतीलाल ओसवाल और केफिन टेक की, जहां पर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है। एक और स्टॉक लेकर आई है स्क्रीन पर, सिंजन, जहां पर रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। शानदार तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए नजर आएगा आपको, 9% से ऊपर है और चौथी तिमाही में गाइडेंस से बेहतर नतीजों के बाद ऐसा रिएक्शन देखने को मिला है। और डिटेल में समझ लेते हैं कि रिजल्ट्स में ऐसा था क्या। कंचन से कंचन, आज का दूसरा हीरो ऑफ द डे शायद सिंजन, क्या कारण रहे? जी श्रेया, अगर आप देखेंगे तो हमें इंट्राडे में ये 19% तक जो तेजी है इसके अंदर देखने को मिली थी। अगर आप हेडलाइंस के नंबर देखेंगे तो आपको नंबर्स आमतौर पे बेकार ही दिखाई देंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको बिटवीन द लाइंस देखना है। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी, वहां से तो नंबर्स काफी ज्यादा शानदार देखने को मिले हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो मैनेजमेंट ने बोला था कि इस क्वार्टर में हमें -3 to -5 की डी ग्रोथ देखने को मिलेगी रेवेन्यू में, लेकिन उसके कंपैरिजन में करीबन 2% का इजाफा यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा मार्जिन्स भी जो गाइडेंस दी गई थी वहां से अच्छे खासे उभरते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट कई और फैक्टर्स भी है जो यहां पे हमें इनलाइन आते हुए दिखाई दिए हैं। जो कंपनी का डेट है वो काफी कम होता हुआ दिखाई दिया है इस क्वार्टर में। साथ ही साथ इस क्वार्टर में फॉरेक्स लॉसेस जो हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। पिछले साल की बात करी जाए तो वहां पे केवल 2 करोड़ का फॉरेक्स लॉस था, लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो करीबन 61 करोड़ का फॉरेक्स लॉस है, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट में सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको 12 से 13% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है और लेबर कॉस्ट का भी जो इंपैक्ट है वो आता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बाद जो हमें हेडलाइंस वाले नंबर है वो थोड़े से पस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नंबर्स वैसे काफी शानदार दिखाई दिए हैं। इसके बाद मैक्वेरी की यहाँ पे रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट आप सुनिए, यहाँ से उनका मानना है कि टारगेट हमें डबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं, करीब 835 के। उनका भी यही कहना है कि जो इबिटा है वो हमें एस्टिमेट से 11% ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट में हमें एक ग्रेचुटी का इंपैक्ट देखने को मिला है 20 करोड़ का, साथ ही जो एम्प्लॉय टर्मिनेशन बेनिफिट है वो भी 25 करोड़ यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ इनका एक क्लाइंट है जिसके जाने की वजह से रेवेन्यू में इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन उसको हम सेट असाइड कर दे तो नंबर्स काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं। ओके सिंजन, आज स्टॉक ऑफ द डे एज मतलब पोस्ट नंबर्स आप कह सकते हैं। एक समय ये इंट्राडे स्ट्रेच इतना बड़ा था कि पूछिए, मतलब वाइल्ड था। आई मीन इंट्राडे हाई करीब 524 का लगाया इसने, गजब। आई मीन 470 पे ट्रेड करता हुआ, और मेरे ख्याल से ये इंट्राडे स्विंग इसके करियर का सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग है। खैर, सिंजन की बात छोड़ते हैं, आपने हाउस व्यूज देख लिया, नंबर्स को देख लिया, अब चलते हैं आगे और एक बार निफ्टी लेके आइए। निफ्टी अब वो 24,000 की ट्रेजेक्ट्री बहुत बड़े डिफरेंशियल से रीगेन करके होल्ड करता हुआ, और नाउ इट्स 24080, और एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता हुआ रिलायंस डे हाई कल के स्विंग हाई को काट गया। रुचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल में। रुचित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, आपकी कॉल और एक टेक रिलायंस पे आपका। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी कॉल रहेगी बीएसई में खरीदारी की सलाह। कैपिटल मार्केट एज ए सेगमेंट एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये सेक्टर ने दिखाया है, और बीएसई में अभी भी कोई ऐसे ट्रेंड रिवर्सल के साइंस है नहीं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट के लास्ट 3 दिन में जो हमने हाई लेवल से ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स को पुल बैक मूव देखा है, फिर भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक में। करंट लेवल्स पे 3580 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी, और 3770 के टारगेट्स बीएसई में रहेंगे। रिलायंस आई थिंक ओवरऑल पोजिशनल बेसिस पे काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट रिसेंटली रिलायंस ने किया है, और अच्छी बात ये है कि लास्ट 5 के ट्रेडिंग सेशन में जो अपमूव रिलायंस में आया है वो अपमूव में वॉल्यूम्स के साथ में पार्टिसिपेशन है। तो यूजुअली हम देखते हैं जब वॉल्यूम्स के साथ में ऐसे बॉटम आउट होने के बाद जो पार्टिसिपेशन रहता है तो वो ट्रेंड थोड़े लंबे तक है। आई थिंक थोड़ा सा मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिलायंस में पोटेंशियल है 1520 1530 के लेवल्स टेस्ट करने की। ओके, रिलायंस स्टैंडर्ड स्टेम आएगा आपकी स्क्रीन पर। इस बार एक बार फिर से रिलायंस का चार्ट रख दीजिएगा जरा इस हफ्ते का, और देखिए रिलायंस में कहाँ तक के मूव्स आ गए हैं।
और कहाँ पर ये रिज़ल्ट के बाद 5% भाग चुका है और 1350 पे जिन्होंने शॉर्ट किया वहाँ से 90 रुपये ऊपर है। सोचिए पर लॉट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना लॉस हो रहा होगा इस समय, वो बेचारे जो शॉर्ट करके बैठे होंगे अभी तक। खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के एक और हीरो ऑफ द डे की। जी हाँ, मीशो की बात करते हैं जिसमें आज ज़ोरदार तेज़ी है। इस पर JP मॉर्गन काफ़ी बुलिश है। उनका मानना है कि मीशो में 20% की तेज़ी दिख सकती है। 12 तो आज ही प्ले हो गए, तो फिर बचा क्या? श्रेया से समझ लेते हैं। श्रेया बताइए। राइट सर, आज का तीसरा आखिर हीरो ऑफ द डे मीशो होगा। 9-10%, इनफैक्ट 12.5% अप है आज के सेशन में। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग रिपोर्ट, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओवरवेट की रेटिंग है और टारगेट प्राइस देखिए 215 रुपये प्रति शेयर का रखा है, यानी कि 20% का अपसाइड नजर आ रहा है इन लेवल से। अच्छा, क्यों बुलिश हैं JP मॉर्गन? तो उनको ग्रोथ की जो तस्वीर है वो साफ नजर आती है। उनका मानना है कि NVM यानी कि नेट मर्चेंडाइज वैल्यू जो है वो 23% केगर से बढ़ सकती है। मतलब साफ है कि सेम यूजर्स की जो संख्या है वो बार बार बढ़ेगी, रिटर्न्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और साथ ही ऑर्डर फ्रिक्वेंसी अगर इसकी बात करें तो ये 7 गुना से बढ़कर 13 गुना हो सकती है। इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। तो ग्रोथ की तस्वीर क्लियरली नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ JP मॉर्गन मीशो में ये देख रहे हैं कि एड्स का बिजनेस जो है वो एक बड़ा बिजनेस हो सकता है। अभी फिलहाल मीशो का जो एड मोनेटाइजेशन है वो सिर्फ 1.8% GMV पर है, जबकि ग्लोबल प्लेयर्स की बात करें तो वो 3.5 से 4% पर है। तो ये जो पूरा मार्केट है अभी मीशो के लिए बहुत बड़ा है। अभी यहाँ पर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है एड से कमाई का, तो यहाँ पर स्कोप देख रहे हैं और जाहिर तौर पर इससे जो है हाई मार्जिन प्रॉफिट बनेगा। तो एड बिजनेस में ज़्यादा यहाँ पर अभी मौके तलाश रहे हैं मीशो। और JP मॉर्गन का मानना है कि साथ ही अगर आप फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हालांकि थोड़ा सा दबाव रहा है फ्री कैश फ्लो में एक इन्वेस्टमेंट के कारण, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 28 तक फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 30 तक 3% NMV पर पहुँच सकता है, यानी कि हर 100 रुपये की सेल पर 3 रुपये का कैश कंपनी के पास बचेगा। पांचवा सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है, प्रीमियम यूजर्स का बड़ा मौका देख रहे हैं। वो मीशो मॉल जो है वहां पर अग्रसर होकर ग्राहक जुड़ सकते हैं, उनका मानना है, क्योंकि मीशो की जो प्रेजेंट है वो Tier 2, Tier 3 सिटीज में ऑलरेडी है, लेकिन Tier 1 प्लस प्रीमियम सेगमेंट में वो मीशो मॉल के जरिए थोड़ा अपना पैर पसारना चाह रहे हैं। वहाँ पे थोड़े बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पर आएंगे जो हाई साइड में होंगे। तो मतलब अफोर्डेबल रेंज में तो ऑलरेडी मीशो जाना जाता है, लेकिन हाई साइड में भी मीशो की प्रेजेंस अच्छी होगी। मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है मीशो के लिए, क्योंकि इंडिया का जो ई-कॉमर्स मार्केट है वो 20 से 25% केगर से बढ़ने की संभावनाएं है और जिससे जाहिर तौर पर मीशो को बड़ा फायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मीशो के फेवर में आ रही है, इसलिए बुलिश रिपोर्ट और आज स्टॉक 12.5% से ज्यादा चढ़ गया है। ओके, चलिए शुक्रिया आप श्रेया। तो ये इस समय मीशो पर एक व्यू। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या मीशो या सोचेंगे लेने की? बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुज, हम इसको काफी पॉजिटिवली हम इस स्टॉक को देख रहे हैं। इनफैक्ट इसमें कुछ जगह हमने अपनी पोजीशंस भी बिल्ड करना शुरू किया और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आप देखेंगे कि Tier 2, 3, 4 मार्केट में, मास मार्केट में आप देखें तो मीशो एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर हमें लगता है कि डिलीवरी से अब इन्होंने जो बीच में इन्होंने अपना जो डिलीवरी खुद चालू की थी, अब वो डिलीवरी के थ्रू वापस अपना जो लॉजिस्टिक्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके चलते हमें लगता है कि ओवरऑल काफी अच्छी तरह से ये अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे अक्रॉस इंडिया। तो हमें लगता है वॉल्यूम काफी सिग्निफिकेंटली जंप करेगा। एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बिजनेस है जो कि Tier 2, 3, 4 मार्केट को प्ले करने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो हम इसको 240, 250 तक की पोटेंशियल अपसाइड एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म हमें लगता है मीशो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। चलिए, बात हो गई मीशो की। अब शुरुआत करेंगे 4 का चौका की। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जायसवाल जी से, फिर चलेंगे सौमिल जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, गावसर के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलेंगे। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए BHEL के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। भेल लोअर लेवल से वापस रिकवरी दिखा रहा है और जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है, मेरा समझना है कि जो रिसेंट हाई है उसको ब्रेक कर सकता है। तो BHEL का 355 वाला कॉल ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी किया सकती है।
BHL जो कि 345 पे ट्वीट करता हुआ 55 पे 355 की कॉल पिक करनी है 17 रुपए पे ट्वीट करते हुए। सौमिल, आपका एफएनओ सुपरस्टार? मेरा एफएनओ सुपरस्टार होगा सीमेंस। सीमेंस में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और इसमें ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। मीडियम टर्म ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हो चुका है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे, आज का लो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे थोड़ी नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे 3700 पर और टारगेट ऊपर में होगा 4100। ओके, तो ये हो गया सीमेंस। सोमिल जी के पिक एफएनओ सुपरस्टार में। चार्ट का चमत्कार गाबा सर, अब दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? एक्चुअली जिक्र किया है वीरू ने, बिल्कुल वो है सन फार्मा। सन फार्मा का सेटअप ऑन हाई टाइम फ्रेम पे बढ़िया लग रहा है मुझे। अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर और ट्रेड करें आज 1802 पर। स्टॉप लगाएंगे सन फार्मा का अराउंड 1780 का, 20 रुपए के करीब। टारगेट 1850 का होना चाहिए। स्पिल ओवर ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है सन फार्मा। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए जरा। एकदम से आई थिंक लास्ट के 2-3 मिनटों में एक 60-70 पॉइंट की डिवाइस सेंसेक्स का दिखाएंगे एक बार जरा। सेंसेक्स जो 254 तक चला गया था, वहाँ से एकदम से वापस 77 के नीचे आया है। थोड़ा सा एक्सपायरी भी है, ध्यान रखिएगा। मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मुता के पास चलते हैं। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? बहुत लंबे समय के बाद हमें लगता है शुगर थीम में एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ है और उसमें बलरामपुर चीनी जो कि एक बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड शुगर प्लेयर है, साथ ही साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग। हमें लगता है कि जिस तरह से राइजिंग क्रूड प्राइसेस हो रहे हैं और क्रूड के रिलेटेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो एक एनर्जी सिक्योरिटी के तौर पे हमें लगता है एथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर में भी सरकार इसको बहुत पॉजिटिवली देख रही है। और बलरामपुर चीनी में एक जो ट्रिगर हमें काफी अच्छा लगता है वो है इनका नया पॉलीलैक्टिक एसिड प्लांट जो कि ऑलमोस्ट 80,000 टीपीए की कैपेसिटी पे आ रहा है और इसके लिए कंपनी ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का केपेक्स कर रही है और ये केपेक्स काफी एक सिग्निफिकेंट स्पीड से किया जा रहा है। तो हमें लगता है इस केपेक्स की वजह से कंपनी की जो एडिशनल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए हो सकती है और ये ऑलमोस्ट 700 से 750 करोड़ का एडिशनल एबिटा जनरेट करना शुरू कर सकता है। तो हमें लगता है कि आज जो एबिटा है 700 करोड़ रुपए के आसपास का, उस पे ये एडिशनली 700-750 करोड़ का नया एडिशन होगा और 1400 से 1500 करोड़ का एबिटा ये कंपनी बनाना शुरू कर सकती है और जिसके चलते हमें लगता है कि यहाँ पे एक री रेटिंग देखने को नजर आ सकती है। काफी पिटे हुए रहे हैं शुगर के स्टॉक और अब जाकर शॉर्ट टर्म में कुछ तेजी शुरू हुई है। तो हमें लगता है कि एक बेस बिल्डिंग 500 रुपए पे बलरामपुर चीनी की बन चुकी है और मैं समझता हूँ टेक्निकली ये स्टॉक 580-600 तक की जगह दिखा सकता है। तो एक अच्छी अपसाइड मीडियम टर्म में हमें लगता है बलरामपुर चीनी में देखने को नजर आ सकती है। ओके, मीडियम टर्म में बलरामपुर चीनी पसंद आ रहा है। मिड कैप फंडा में 580 से लेकर 600 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। फटाफट से एक रिकैप चार का चौका का लेकर आ जाते हैं। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ मानस जी ने सुझाया BHEL 355 के टारगेट 355 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 25 की टारगेट है, 13 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसका रिजल्ट का भी रहेगा इंतजार। सोमिल जी ने एफएनओ सुपरस्टार के लिए सीमेंस चुना है। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 4100 की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 3700 का स्टॉप लॉस। गाबा सर चार्ट का चमत्कार के लिए सन फार्मा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, 1850 के टारगेट के लिए चेज कीजिए, 1780 का लगाना है स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा में अभी आशीष जी ने बलरामपुर चीनी चुना है, 600 की टारगेट है मीडियम पर्सपेक्टिव से, वहीं 500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं और नंबर्स की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल बाजार की नज़र अब कल और शनिवार के आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल वायदा में जिंदल स्टील के नतीजे आएंगे, शनिवार को कोटक बैंक और डीमार्ट के नतीजे आएंगे, वहीं सोमवार को BHEL समेत 10 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। लेकिन नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। तो आशीष, पहले आपके पास आना चाहूंगी, कोटक बैंक के नतीजों से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कमज़ोर उम्मीदें हैं, कुछ खास सिग्निफिकेंट उम्मीदें नहीं है कि नंबर्स बहुत बढ़िया आ जाएंगे, कि ग्रोथ अच्छी होगी, एसेट क्वालिटी में कुछ सिग्निफिकेंट सुधार आ जाएगा। नंबर्स आप देखें तो बहुत ही स्टेबल साइड है। इनफैक्ट आप कुछ पैरामीटर्स पर इसे कमज़ोर भी समझ सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर तकरीबन 7% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 7280 करोड़ से 7760 करोड़ के करीब का आंकड़ा है। लेकिन
अगर आप इंटरनल्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये तो बिल्कुल ही फ्लैट है, कोई चेंज नहीं इसमें। 5,470 करोड़ ये पिछले साल था, जो कि अब इस बार 5,480 करोड़ का एस्टिमेट है। मुनाफे की बात करें तो ये भी लगभग अनचेंज ही माना जाएगा, आधे प्रतिशत तक की ना के बराबर की गिरावट है। 3550 करोड़ पिछले साल था, 3530 करोड़ का एस्टिमेट है। हालांकि प्रोविजंस अगेन 810 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर में थे, इस बार मार्केट अनुमान लगा रहा है कि इन एंड अराउंड 800 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो एक और आंकड़ा आपके पास जहां पर कोई खास बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं असेट क्वालिटी की, तो GNPAs और नेट NPAs एंड अगेन सभी प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा है कि बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। खासतौर पर आप GNPA और NNPA नंबर्स में देखें तो अब कोटक के GNPAs 1.3 से घटकर 1.26% के हो जाएंगे। इनके नेट NPAs तो ऑलरेडी अच्छे एसेट क्वालिटी को लेकर ज़्यादा कभी दिक्कतें थी ही नहीं। 0.31 से घटकर 0.3 के आपको नेट NPAs देखने को मिल सकते हैं। निम्स में ज़रूर आपको सीक्वेंशियल तौर पर 6 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर नज़र आएगा। और ख़ास बात अगर आप देखें तो इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है ये बिल्कुल मेंटेन देखने को मिलेगी। इनका हालांकि जो CV सेगमेंट है इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कतें आ जाए। जो MFI का कारोबार है, क्रेडिट कार्ड का कारोबार है, वहाँ पर प्रोविजनिंग स्लिपेजेस को बाजार ज़्यादा फोकस करेगा। बाकी लोन ग्रोथ और एडवांसेस के जो आंकड़े हैं वो तो हमारे पास ऑलरेडी क्वार्टरली अपडेट्स में आ गए थे, लेकिन एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लोन ग्रोथ तकरीबन पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3.7% बढ़ेगी। वहीं डिपॉजिट ग्रोथ सीक्वेंशियल तौर पर 4% बढ़ने का अनुमान है। ओवरऑल अगर आप देखें तो फ्लैट स्लाइटली कमज़ोर नंबर एक्सपेक्टेड है। फ्लैट या स्लाइटली कमज़ोर नंबर एक्सपेक्टेड है कोटक महिंद्रा बैंक से। डीमार्ट का शेयर काफ़ी चला है, BHEL का स्टॉक तो ऑल टाइम हाई के करीब है। यहाँ क्या एक्सपेक्ट करें, कंचन बताइए। जी, शुरुआत करते हैं डीमार्ट के नंबर्स के साथ। नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 20 से 22% के जो अपसाइड है वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वहीं अगर ऑपरेटिंग नंबर्स बात करें तो यहाँ पे भी शानदार तेजी जो है वो एंटिसिपेट की जा रही है। देखिए एबिटा में करीबन 20-22% का उछाल देखने को मिल सकता है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें साल दर साल सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है जो स्टोर एडिशन कंपनी ने किए हैं उसके चलते। 20 से 22% का स्टोर एडिशन हम देख सकते हैं। साथ ही अगर हम सेम स्टोर सेल ग्रोथ की बात करें तो वो हमें मिड सिंगल डिजिट में आती हुई दिखाई दे सकती है। क्वार्टरली बेसिस में हमने अपडेट में देखा था कि डीमार्ट ने करीबन 58 स्टोर का एडिशन किया था, जिससे उनका टोटल काउंट इस टाइम पे 500 के स्तर पे पहुंच गया है। और माना यह जा रहा है कि फिस्कल ईयर 27-28 में 90-95 स्टोर हमें ऐड होते हुए और दिखाई दे सकते हैं, जो कि जो एस्टिमेट था 60-65 का उससे कई ज्यादा है। साथ ही साथ इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, जिससे लोगों में एक तरीके की सिक्योरिटी आ रही है कि वो स्टोर में जाते हैं लेकिन वही सामान लेते हैं जो उस टाइम पे उनको जरूरतमंद लगता है। तो उससे जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एंटिसिपेशन यही है कि जिस तरीके से टाइम आगे बढ़ेगा वहां से लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो और भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो डीमार्ट के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में एक्सपेक्टेड है। BHEL के अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू में 15 से 20% का जो उछाल है वो हमें देखने को मिल सकता है। एबिटा फ्रंट में भी 10 से 15% की जो ग्रोथ है उसकी एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। मार्जिन्स हालांकि हमें लो बेस के चलते थोड़े से यहाँ पे स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की तो 25 से 30% का अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। देखिए जो रेवेन्यू में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है पार और जो इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट में तेजी आई है उसके चलते। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो वहां से भी हमें एक सपोर्ट जो है अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। एक नेगेटिव चीज ये है कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन में यहाँ पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज जिस तरीके की हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल गैसेज में हमें अवेलेबिलिटी लोअर साइड में देखने को मिली है, वहां से कंपनी की जो मेटल कटिंग है उसमें एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही एम्प्लॉय कॉस्ट में एक स्टेडी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी काफी शानदार दिखाई दे रही है। साथ में जो इनका लेगेसी प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, मार्जिन्स में भी और हमें एग्जीक्यूशन में भी एक शानदार पिक जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो दोनों के ही नंबर हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया कंचन, आशीष इन सभी नंबर्स का आकलन करने के लिए, पूर्वानुमान प्रस्तुत करने के लिए। BHEL आपके स्क्रीन पे BHEL एक महीने का अगर आप प्राइस मूवमेंट देखें तो बहुत ही एग्रेसिव रहा है, एक वर्टिकल राइज इसमें रहा है। मीनवाइल अभी कोटक बैंक के नंबर्स का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था। जरा एक बार कोटक का इंट्राडे चार्ट लिखिए, जस्ट आई मीन नंबर्स से पहले जरा एक बार इंट्राडे रखिए कोटक का। इट्स 383 डे हाई की तरफ जाता हुआ, लेकिन मैं इन तीनों चार्ट्स को दिख रहा था नंबर्स के साथ
अर्निंग्स में सबसे एग्रेसिव बीएचईएल जा रहा है और सेकंड पायदान पे है, दैट्स डी मार्ट। सौमिल जरा डी मार्ट का चार्ट देखिएगा, 4608 है क्लासिकल फ्लैग, और आप धीरे धीरे इस स्टॉक को इस जोन के यानी सितंबर 24 के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर ज़्यादा देख रहे हैं। बड़ी एग्रेसिव पैटर्न है, बुलिश फ्लैग। आपका राय क्या कहती है? अगर थोड़े भी नंबर अच्छे रहे और 4610 के ऊपर निकला तो प्रोजेक्शन क्या रहेगा न्यू सुपरमार्ट का? मेरा व्यू पॉजिटिव है, बहुत समय से पॉजिटिव है। एक कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट हुआ विद अ गैप अबाउट 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद से हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यूअसली बन रहे हैं ऑन द वीकली मंथली चार्ट्स। ग्रेट सेटअप। मुझे लगता है कि यहाँ से और भी ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। 4800 4900 के लेवल्स भी हमें मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं। अब इन द वेरी शॉर्ट टर्म प्रोबेबली एक शायद डिप आ जाए, लेकिन बाय ऑन डिक्लाइंस की ही पूरी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 4400 का पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट 4280 का है, तो ये दो लेवल ध्यान में रखें, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जुड़े हैं। राकेश जी गुड आफ्टरनून। राकेश जी, मार्केट में कुछ ज़्यादा ही रेजिलियंस है इस समय, क्योंकि क्रूड और डॉलर रुपए जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके मुकाबले निफ्टी अभी भी आप देखें तो काफ़ी लो से काफ़ी ऊपर है। ऐसे में आपका व्यू क्या होगा इस समय मार्केट पर? नमस्कार अनुज जी, धन्यवाद इस शो पर बुलाने के लिए। नहीं, आप जैसा बोल रहे हैं कि एक हिसाब से जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा चैलेंजिंग है क्रूड को लेकर या यूएसडी आईएनआर को लेकर, बट फिर भी अगर हम नंबर्स की बात करें, जो अभी तक के नंबर्स आए हैं वो मोस्टली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। और एक जो कंसर्न है कि अगर क्रूड इसी तरह इस ऊपर स्तर पर रहा तो उसका कुछ रिटेल इन्फ्लेशन थ्रू फ्यूल प्राइसेस दिखेगा, वो क्लैरिटी हमको मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते से दिखने लगेगी और उसका कुछ इम्पैक्ट हमको अर्निंग्स पे भी दिखेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बेसिस पे अगर ये सारी चीज़ें थोड़ा अगले 2-3 महीने में धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगेगी तो हमको करीब 10% का अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी दिखता है मार्केट में, और उसी को देखकर थोड़ा मार्केट रेजिलियंस दिखा रहा है। अनिश्चितता जैसा मैं बोल रहा था कि थोड़ी बरकरार है कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसका क्या रिस्क रहेगा अर्निंग पर, वो क्लियर नहीं है। अच्छा, इस बार के आप अभी तक के एफएमसीजी के नंबर्स को देखकर क्या राय रख रहे हैं? आपने नेस्ले के नंबर्स देखे, एचयूएल के नंबर्स देखे, निफ्टी एफएमसीजी में एक मूव भी आया, आपका एफएमसीजी पे व्यू क्या है इस वक्त? मतलब क्या ये इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट थोड़ा अंश देने का समय है एफएमसीजी स्टॉक्स को? बट एक बड़ी बात ये भी है नेगेटिवली प्लेस्ड कि शायद मानसून इस बार अच्छा ना रहे, तो राकेश जी ऐसे में व्यू क्या आपका? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई है कि थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ में ट्रैक्शन दिख रहा है, करीब 3-5%, 6% टाइप का वॉल्यूम ग्रोथ इंटेंसिटी अक्रॉस द बोर्ड दिख रहा है। नेस्ले के नंबर्स उस हिसाब से थोड़े ज़्यादा बेहतर थे, बट ये जो रिस्क है, जो इम्पेंडिंग रिस्क है कि अगर अल नीनो का इम्पैक्ट आया तो उसकी वजह से जो रूरल इकोनॉमी है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, हिट हार्ड होगा। तो और बहुत सारी ये जो स्टेपल कंपनीज है उनका डिपेंडेंस ऑन रूरल भी काफ़ी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अभी हमारा कॉशियस व्यू है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े नॉर्मलाइज या करेक्ट हुए थे, बट अर्निंग ट्रेजेक्ट्री जो है उसके हिसाब से वैल्यूएशन में अभी भी मिसमैच है। बहुत सारी कंपनीज एनीवेयर बिटवीन 40 to 50 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग पे ट्रेड कर रही है फॉर समथिंग जो कि 10% या हार्डली डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ दिखा रहा है। तो वैल्यूएशन में थोड़ा मिसमैच है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा कॉशियस है उस सेक्टर को लेकर, जबकि हमारा फोकस लार्जली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे ज़्यादा है, जहाँ पर हम लोग अभी भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ ट्रैक्शन देख रहे हैं। आप फूड डिलीवरी या क्विक कॉमर्स या रिटेल जैसा कि आप बात कर रहे थे, या ऑटो, इनमें ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अच्छी है और वहाँ पर अभी भी थोड़ा कंफर्ट है अर्निंग्स को लेकर। ओके, एफएमसीजी पैक और साथ ही कंज्यूमर स्पेस की बात होगी। राकेश जी गुड आफ्टरनून। लेकिन इस कमज़ोर मार्केट में भी आईटी का चलना
रुपए में कमजोरी, क्रूड में उछाल, इसके वजह से आईटी में जो उछाल देखने को मिल रहा है, ये कितना आपको सही लग रहा है? क्या कन्विक्शन के साथ आप कहा जा सकता है कि आईटी के वो जो खराब दिन थे वो अब चले गए हैं और यहाँ से स्ट्रेंथ लौटेगी, या फिर अभी भी एक रेड फ्लैग है? आपका व्यू क्या होगा? जी, अगर आईटी एज ए टोटल सेक्टर की बात करूं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना उचित है मेरे हिसाब से। एक लार्ज आईटी जहां पर कि अभी भी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो बहुत म्यूटेड है। आप अगर कमेंट्री भी देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड तो ज़्यादातर सब लोग बहुत लो सिंगल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो ये जो एआई का जो डिफ्लेशनरी प्रेशर है ये क्लियरली दिखाई दे रहा है उनके रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी में। और एक चीज और देखिए, ये जो रुपये का डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट डॉलर, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मार्जिन में लंबे टाइम तक नहीं दिखता है, ये मोस्टली पास ऑन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मार्जिन ट्रेजेक्टरी भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव होती नहीं दिखेगी। तो अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लार्ज कैप आईटी में अभी भी बहुत वीक है, मोस्टली सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ दिख रही है। वैल्यूएशंस अगर आप फ्री कैश फ्लो यील्ड या डिविडेंड यील्ड पे देखेंगे तो अट्रैक्टिव है, बट अभी हम लोग अगर हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बात करें तो वो मिसिंग है। मिड कैप आईटी या प्रोडक्ट कंपनीज फॉर एग्जांपल, ये रिकमेंडेशन नहीं है बट हम लोग होल्ड करते हैं ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिख रही है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी पैलेटेबल है। या मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो आईटी सर्विसेज में है वहाँ अभी भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है और वो लोग भी सेक्टर के साथ में काफ़ी करेक्ट हुए हैं। तो वहाँ पर हमारा एक्सपोजर हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कंपेयर टू लार्ज आईटी स्पेस। OFSS चला भी है काफ़ी स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। कैपिटल मार्केट स्पेस में क्या व्यू रहेगा आपका? यहाँ पर शानदार मूव्स रहे हैं और इवन आज भी मोतीलाल ओसवाल के अच्छे रिजल्ट्स के बाद अच्छा मूव आया, इधर क्या व्यू रखेंगे आप? हम लोग काफी टाइम से पॉजिटिव हैं अनुज जी कैपिटल मार्केट प्लेस में, आइदर एक्सचेंजेस, एएमसीज या पहले वेल्थ मैनेजर्स से हमारा एक्सपोजर काफी अच्छा रहा और ये हमारे हिसाब से थोड़ा स्ट्रक्चरल स्टोरी है यहाँ पर, जिस हिसाब से हम कैपिटल फ्लोज देख रहे हैं फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर इनटू मार्केट्स, इसका लंबे टाइम तक ये ट्रेजेक्टरी रह सकती है। वैल्यूएशंस ऑब्वियसली अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, बट अभी भी हमको लगता है कि इस पूरे स्पेस में आराम से अगर जिस हिसाब से इनफ्लोज जारी हैं और मार्केट जैसा मैं आपको हाईलाइट कर रहा था कि अगर डबल डिजिट रिटर्न देता है यहाँ से तो उसका एक बेनिफिट एमटीएम में भी मिलेगा इन सब कंपनीज को, तो उसकी वजह से हमारा व्यू इसमें अभी भी काफ़ी पॉजिटिव। अच्छा, क्योंकि राकेश जी हमने पूरी बात शुरू की थी क्रूड को आधार बना के, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बैंक्स पे होता है और ऑटो, रियल स्टेट, बट ऑटो में थोड़ी सी बाइंग एफर्ट्स नज़र आ रहा है टू व्हीलर स्पेस में। आपका ऑटो पे टेक क्या है और स्पेशली टीवीएस या फिर हीरो मोटोकॉर्प या फिर बजाज ऑटो, इन पर आपका झुकाव किस तरफ है? नहीं, टू व्हीलर्स में हमारा एक्सपोजर बोथ ऑटो ओईएम और ऑटो एंसिलरी स्पेस दोनों में है एक्चुअली। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी जारी है और कुछ केसेस में जैसे एक्सपोर्ट एज ए मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम लोगों के पास में जो होल्डिंग है, इन रिकमेंडेशन नहीं बट टीवीएस होल्डिंग या हमारे पास ऑटो एंसिलरी में सनसेरा इंजीनियरिंग है, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस है, नॉट जस्ट डोमेस्टिक ऑटो बट ऑल्सो एक्सपोर्ट मार्केट, और उसको लेकर हम अभी भी काफ़ी पॉजिटिव। ओके, ठीक है, ऑटो स्पेस पर बात होगी, लेकिन राकेश जी इटर्नल के नंबर आए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खटका है, कंपटीशन को लेकर हो, चाहे आगे चल के मार्जिन्स को लेकर बातें हो। Amazon नाउ आ रहा है स्पेस में, 100 सिटीज़ तक एक्सपेंशन करेगा, ऑलरेडी स्पेस में मौजूद हैं बहुत सारी कंपनीज, तो क्या कंपटीशन एक रिस्क देख रहे हैं? वो जो हमने 6 महीने में 60% के रिटर्न्स देखे थे इटर्नल जैसे स्टॉक में, क्या वो वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी? क्विक कॉमर्स स्पेस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? जी, अगर आप नंबर्स की बात करें इटर्नल के, तो मेरे हिसाब से नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, बिकॉज उन्होंने अगर ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 90% प्लस का ग्रोथ दिखाया है, और इस सब के बावजूद जो आप कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी पीक था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी दो ऑलरेडी एस्टेब्लिश क्विक कॉमर्स प्लेयर्स, काफ़ी लोग एग्रेसिव हैं, बट इन सब के बावजूद उन्होंने बेसिकली एबिटा लेवल पे
प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है और मुझे नहीं लगता है कि ये जो बाकी सारे प्लेयर्स हैं ये कहीं भी उस रेंज में आते हैं, दे आर स्टिल मेकिंग हैवी लॉसेस। तो ये 90% ग्रोथ विद प्रॉफिटेबल वेंचर, मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता है उस बिजनेस को लेकर जो इटर्नल अभी रन कर रहा है। और उन्होंने जो गाइडेंस दिया है FY29 में $1 बिलियन का एडजस्टेड एबिटा, उसको अगर बैक कैलकुलेट करें तो करीब 3% मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्विक कॉमर्स बिजनेस में। और मेरे ख्याल से उस समय तक बाकी कोई भी प्लेयर एबिटा ब्रेक इवन तक भी पहुंचना मुश्किल है। तो ये बिजनेस को थोड़ा मार्केट इस रिजल्ट्स के बाद में पता नहीं क्यों बट अंडर अप्रिशिएट कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उनकी स्ट्रांग रही विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पर लंबे टाइम के लिए उनके पास राइट टू विन बन जाता है। तो उसको लेकर हम काफ़ी पॉजिटिव है। ये अमॉन्ग आर टॉप होल्डिंग है अक्रॉस आर पोर्टफोलियोज, जस्ट एज ए डिस्क्लोजर। ओके, ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पोर्टफोलियो में भी है टनल और आपकी कंस्ट्रक्टिव व्यू है टनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर आ रखी। एंड हैव ए नाइस वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड। चलते हैं अब रणनीति पे आते हैं। और लॉन्ग वीकेंड में बार बार इसलिए बोल रहा था क्योंकि अब रणनीति पे आ रहे थे। अनुज, क्या करें, सुकून से मनाए वीकेंड या फिर कुछ लेके जाए? ब्रेंट देखिए एक बार 118 के नीचे आ गया है वीरू। 126 वाला सुबह 118 पर आ गया है। टेक्निकली जिस तरीके से ब्रेंट गिरा है उस तरीके से तो मार्केट में रिकवरी होनी चाहिए थी, उतनी तेज़ रिकवरी होनी चाहिए थी, लेकिन एकदम से गिरा है ब्रेंट। और एक बार साथ में रख दीजिए आप डॉलर रुपये का भाव भी, दोनों में एकदम से ज़बरदस्त मूव आया। और ये देखिए डॉलर रुपये भी जो 95.33 तक चला गया था वो 94 पर आ गया। और ब्रेंट भी जो 126 था ना सुबह का हाई, 126 से 117, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ध्यान रहे आज इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो रही है और मंडे से जो कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे वो अगले महीने का होगा। 116.88 हो गया, 117 के भी नीचे आ गया एकदम से। वन वे डिक्लाइन एकदम से ब्रेंट में आ रही है 117 के नीचे। अब इसको 118 की जगह 117 के नीचे कर दीजिए। देखिए हमारी स्ट्रैटेजी जब बनी थी तब तक ये नहीं आया था, लेकिन खैर इट डजेंट मैटर। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगी, लंबे वीकेंड को एंजॉय करिए और इसके बाद आपको अगला जो लंबा वीकेंड है वो 1 मई वाले के बाद तो सीधा जून में मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इसका आनंद उठाएं। मई वाली पुट में बने रहें। वो मेरी पुट मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो मैंने व्यू लिया है वो एक बड़े मार्केट रिस्क से बचाने के लिए है। सोमवार को मुझे लग रहा है मार्केट में डिसाइसिव मूव आएगा, क्योंकि सोमवार को मार्केट के लिए बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा, इलेक्शन का आउटकम आ चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा और चुनिंदा शेयरों में मुझे लग रहा है अभी भी आप पोजीशन ले सकते हैं। तो ये मेरा मार्केट पर व्यू रहेगा। चलिए फिर BTST की शुरुआत करते हैं। राइट तो फिलहाल यही है कि वीकेंड एंजॉय कीजिए, मार्केट फिर मंडे को फ्रेश फ्यूल लिया जाएगा। अच्छा, BTST और STBJ ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो दे रहा है मार्केट। तो रुचित जी बताइए, सोमवार के लिए कौन से स्टॉक? जो फार्मा स्पेस में से सन फार्मा में खरीदारी करने की सलाह रहेगी थोड़ा, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड है तो थोड़ा सा रिलेटिवली लो बीटा नेम्स में ही BTST अगर करना है तो करना चाहिए। सो सन फार्मा ओवरऑल मोमेंटम जो लास्ट 3 दिनों में देखा है वही कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो 1780 के नीचे स्टॉप लॉस रखे सन फार्मा में खरीदारी करके जाए 1840 के टारगेट्स के लिए। ओके, सन फार्मा 1808 हम 2 बजे जिक्र कर रहा था इसका। अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छे वॉल्यूम्स, अच्छा OI पैटर्न। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए HDFC AMC के फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेके जाएंगे। अगर हम पैटर्न देखें तो स्टॉक में इंट्राडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक निकला है। आई थिंक इसके फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन करेंट लोस पे बनाएंगे। 2756 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2670 2670 की टारगेट सेट करके चल रहे हैं। अमित जी आप बताइए क्या ट्रेड लें मंडे मॉर्निंग के लिए? जी अनुज जी, मैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जाऊंगा। आज के वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, थोड़ा सा इंट्राडे जरूर गिव अप किया है बट मुझे लगता है ये मूव मंडे को कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 785 का और टारगेट्स यहाँ रहेंगे 815 रुपीज के। मोतीलाल ओसवाल। गाबा सर? वेल मैंने किया था सन फार्मा, उसमें 10 रुपए की बढ़त आई है, मैं उसको रिपीट करूंगा। हो तो गया। स्टॉप लॉस भी 10 रुपए और बढ़ा दूंगा
गाबा सर, गाबा सर सन फार्मा हो गया, दूसरा स्टॉक बताना पड़ेगा आपको। मुझे देना नहीं फिर मैंने वो दिया है 2 बजे, अभी थोड़ी देर पहले दिया था, बस वही है और कोई नहीं है। आई थिंक बेस्ट इज नॉट टू गो विद एनी ट्रेड, अगर है तो कंटिन्यू कीजिए सेम। ठीक है, मतलब वीकेंड एंजॉय करना है, गाबा सर ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो अरुण जी बताइए, मंडे के लिए आपने कोई स्टॉक देखा है? जी बिल्कुल श्रेया जी, ऑलरेडी ये रिपीटेड है, पर फिर भी केपीआईटी टेक में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम है, तो केपीआईटी टेक को लेके चल सकते हैं। 756 के आसपास चल रहा है, 748 का छोटा स्टॉप लॉस लगा है, 771 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो केपीआईटी टेक इसको बीटीएसटी लेके चल सकते हैं। केपीआईटी टेक 756 पे शानदार प्राइस पैटर्न 2 बजे उल्लेख में कर रहा था इसका डे हाई पर। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड नौकरी पर। नौकरी में एक फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। प्रीवियस स्विंग लो भी नीचे की तरफ टूटा है। गुड सेटअप फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 920 पर, और ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है 995। चलिए, ट्रेड पूरी हुई आज की। अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट ब्रेड देख लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी आज की मार्केट ब्रेड वीरू। बिल्कुल अनुज, जो हालात 12 बजे के आसपास से थे उससे तो काफ़ी, अगर आप देखें, अच्छे आपको ब्रेथ नजर आएगी इस वक्त, क्योंकि 12-20 के बाद से ही कुछ रिकवरी स्टार्ट हुई थी। और एक बार लेके आइए आप लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग का रेशो। मीनवाइल बहुत अच्छी कवरिंग है लोअर लेवल से। ये देखिए, शॉर्ट कवरिंग 10 में, 23 में लॉन्ग। हालांकि शॉर्ट जो प्राइस डैमेज सुबह हो गया था, क्योंकि वो गैप डाउन इतना बड़ा हो गया कि शायद उसको कन्वर्जन में बहुत वक्त लगेगा, बट 59 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये है थोड़ा फिगर जो खराब है लॉन्ग अनवाइंडिंग 59 की। अदरवाइज शॉर्ट आपको डे ही ऐसा था कि मतलब आप समझिए ना, 24,200 का इंडेक्स कहाँ ओपनिंग हुई, करीब 23,800 तक गया, तो वो प्राइस डैमेज दिखाई देगा शॉर्ट पे। बजाज ऑटो ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखी और एक शानदार क्लोज इस ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट क्लस्टर पे। सम्मान कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, अर्निंग स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग मूव, बीएचईएल अर्निंग से पहले, और हिताची एनर्जी। इनफैक्ट इस पूरे के पूरे सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। हालांकि हिताची एनर्जी 5वें पायदान पे लॉन्ग्स में। शॉर्ट कवरिंग केपीआईटी बहुत ही शानदार क्लोज, और इन्फोसिस में अगर आप देखें तो आज शॉर्ट कवरिंग थी। सिमेंस में एक बड़ा मूव आया, विप्रो, बजाज फाइनेंस। बस गौरतलब बात यह है कि आज आईटी एक शॉर्ट कवरिंग के फेज में गया। नेक्स्ट स्लाइड, शॉर्ट वेदांता। हालांकि इसको देखिए थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप। डिमर्ज्ड अगर आप देखें, एनटीडी आज लिस्ट हुई थी तो उसको छोड़ते हैं, शॉर्ट स्कोप से हटा दीजिए। बाकी वारी, केफिन, नाल्को, फोर्स मोटर्स, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट था। और नई स्लाइड जो आएगी उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग में पीएफसी, टाटा मोटर्स पीवी, और आरईसी, टाटा स्टील और सुजलॉन आज बैकफुट पे रहे। एक बार टाटा स्टील लेके आइएगा, इसका नहीं, टाटा स्टील नहीं, छोड़िए, मैं टाटा स्टील भी रखता हूँ। एक बार मैं HL लेके आइए जरा प्लीज़। मैं अभी कुछ देर पहले इसको रीड कर रहा था। HL आज क्लोज हो रहा है 43.33 पर। मैं जस्ट इसके कुछ ऑप्शंस को मॉनिटर कर रहा था। रुचित, अगर आपने गौर किया हो, आज इसकी 43 और इन द मनी पुट में राइटिंग है, बड़ी हैवी कॉन्ट्रैक्ट है, राइटिंग हुई है। और ऊपर की स्ट्राइक 4500 से ऊपर की स्ट्राइक पे थोड़ी बहुत कवरिंग भी है। आपको क्या लग रहा है? मैं HL ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे उतना इंप्रेस नहीं कर रहा, बट जहाँ पे ये क्लोज हुआ है वो एक क्लासिकल फ्लैग में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। आपको क्या सेंस दे रहा है HL? पूरे अप्रैल मंथ में देखे तो फर्स्ट हाफ ऑफ द अप्रैल में स्टॉक ने एक शार्प रैली देखी, लगभग 3600 3650 से तेजी आई, और सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल रहा एग्जैक्ट 16 अप्रैल के बाद में स्टॉक एक रेंज बाउंड मूव रहा है, जिसमें 4400 के हाईज बने हैं और 40 to 50 के आसपास के लो बने हैं। सो आई थिंक ये 150 पॉइंट की रेंज काफी इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन फेज है स्टॉक के लिए। आने वाला वीक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये स्टॉक कुछ से 4400 जो रिसेंट स्विंग हाईज है पिछले सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल को वो निकल जाता है, सो आई थिंक एक रिन्यूड तेजी ये स्टॉक में रह सकती है, और वो जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा उसके टारगेट्स लगभग 4700 के आसपास रह गए। सो डेफिनेटली स्टॉक एक वॉच लिस्ट पर रहना चाहिए। 4400 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट वीक में एक अच्छा ट्रेड ये स्टॉक में बन सकता है। ओके, मीनवाइल लॉरस लैब्स के नंबर्स आए हैं, ठीक ठाक नंबर्स हैं लॉरस लैब्स के। इशू ये है कि ये स्टॉक ख़राब नंबर पे चलता है, अच्छे नंबर पे पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। कुछ स्टॉक्स ना, उनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो ख़राब जब वो तब चलते हैं, अच्छे नंबर पे नहीं चलते हैं। मतलब अजीब, मतलब आप हंस रहे हैं, वैसे ये हुआ है लॉरस लैब्स के केस में, मैंने कई बार देखा है। बट लॉरस लैब्स के नंबर अच्छे लग रहे हैं अभी ऑन द फेस ऑफ इट। एक महीने का चार्ट दिखाएंगे इसका, जरा एक बार पोजीशनिंग देख लेते हैं।
पोजीशनिंग से भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है लॉरस लैब्स में। तो ये देखिए हाँ करीब करीब 11% चल चुका है। तो ऐसे में अगेन फिर वही मामला होगा कि कितना प्राइस में है नहीं है। 24% से बढ़कर EBITDA मार्जिन 28.3% बनाया। तो नंबर में कंप्लेन नहीं है, नंबर ठीक ठाक है, स्टेबल है, अच्छे खासे ही कहेंगे। इनफैक्ट EBITDA भी 100 करोड़ की जंप है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक थोड़ा विचित्र किस्म का है ना। कई बार ख़राब नंबर पे चलता है, अच्छे नंबर पे गिरता है। लेट्स सी, एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ऑटो सेल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम मंडे मॉर्निंग को वापस आएंगे तो हम रिएक्ट कर रहे होंगे ऑटो सेल्स कैसी रह सकती हैं। ऑटो सेल्स कंचन से जान लेते हैं। कंचन बताइए। जी, हमें जो ग्रोथ है मिक्स साइड में देखने को मिल सकती है। जो इन्फ्लेशन है और साथ में जो एल नीनो इफेक्ट है, वहाँ से हमें जो प्रेशर है हमें कमर्शियल व्हीकल और साथ में जो ट्रैक्टर्स की ग्रोथ है वहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल की तो 26% ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे जताया जा रहा है। टू व्हीलर सेल में 33% की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है। मीडियम एंड हैवी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल में अगर हम देखें तो 14% ग्रोथ की उम्मीदें जताई जा रही है। ट्रैक्टर में हमें 2% की डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से मॉनसून इस टाइम पे घबरा रहा है उससे चलते यहाँ पे सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ डीलर्स की अगर माने तो वो बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है हमें स्ट्रॉन्ग साइड में देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो मंडे है वहाँ पे जो वोटों की गिनती है वो शुरू होनी चालू हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन खत्म होते ही माना ये जा रहा है कि जो पेट्रोल के दाम है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो उससे जो एक रिस्क है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें ईवी साइड की तो वहां पे जो डिमांड का ट्रेंड है काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। कंपनी वाइज अगर डेटा देखा जाए तो मारुति में करीब 23% का जो जंप है हमें साल दर साल देखने को मिल सकता है। टाटा पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 43 to 45% की जो जंप है यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। hyundai में हालांकि हमें एक फ्लैट मूवमेंट करीबन 7% की जो ग्रोथ है वही देखने को मिल सकती है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में देखें तो करीबन 26% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ट्रैक्टर्स में हालांकि हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है साल दर साल 4 से 5% की। ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है हीरो मोटोकॉर्प का। आप यहाँ पे देखेंगे कि साल दर साल करीब करीब यहाँ पे 95% का जंप आ रहा है। ये जंप इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले साल का जो बेस है वो काफी ज्यादा हमें लोअर साइड में देखने को मिला है और इनफैक्ट वहां पे हमें मेंटेनेंस के लिए जो फैक्ट्री है वो भी शट डाउन होती हुई दिखाई दी थी। इसलिए आपको ये जंप है काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बजाज ऑटो में करीबन 32% का उछाल है। टीवीएस में भी 17% की ग्रोथ। अशोक लेलैंड की बात करी जाए तो 18% की ग्रोथ यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। और साथ ही साथ आयशर में अगर देखें तो 11 से 12% और रॉयल एनफील्ड में करीबन 35% का जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है। तो कमर्शियल व्हीकल और साथ में ट्रैक्टर्स में थोड़ा सा माहौल पस्त है लेकिन बाकी डेटा ठीक है। ओके, बाकी डेटा ठीक है। चलिए कंचन शुक्रिया। इनफैक्ट बने रहिए, एक और अपडेट लेंगे आपसे बाकी के ट्रिगर्स पर। लेकिन इससे पहले एक बार जरा लेकर आइए, एक बार सम्मान कैपिटल की पोजीशनिंग देख लेते हैं, क्योंकि 93% के करीब पोजीशनिंग बन चुकी है सम्मान कैपिटल की और बैन में जा सकता है। देखिए बैन में 95% के ऊपर जाता है तब जाता है बैन में। अभी 93%, तो ये भी हो सकता है कि अगले 8 मिनट में चला जाए बैन में, हो जाए और 2% पोजीशनिंग, या ये भी हो सकता है कि ना जाए, मतलब वो बॉर्डर लाइन केस ही रहे। कोई लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें आज की ट्रेड में या ना करें, तो इस वजह से ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। एक और ट्रिगर रहेगा सम्मान कैपिटल के केस में। सम्मान कैपिटल का ओपन ऑफर आज बंद हो रहा है, तो हमें रिस्पॉन्स देखना होगा कि ओपन ऑफर में क्या आया। नॉर्मली अगर ओपन ऑफर में रिस्पॉन्स अच्छा ना आए तो स्टॉक में बड़ी रैली होती है नॉर्मली। मैं बहुत समय के बाद सम्मान कैपिटल पे हल्का सा पॉजिटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सेंस बन रही है देखकर कि काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है उस लेवल के आसपास जहाँ पर ओपन ऑफर थी, और स्टॉक उसके बावजूद अगर ओपन ऑफर में टेंडरिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब वो प्राइस एक्शन के हिसाब से पॉजिटिव हो सकता है। ये एक भी होता है नॉर्मली, तो इस पर नजर आएगी। चलिए कंचन के पास वापस चलते हैं, बाकी के जो इवेंट्स हैं और बड़े ट्रिगर्स रहेंगे उन पर बात कर लेते हैं। कंचन बताइए। जी, अगर मैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की बात करूं तो श्रेया को इस टाइम पे लगे काश मैं चाइना में रह रही होती तो मज़ा काफ़ी आता। तो श्रेया प्लीज़ ध्यान से सुनना, कल आने वाले हैं ऑटो सेल्स का डेटा, तो वो उसका रिफ्लेक्शन हमें मंडे को आता हुआ दिखाई देगा। मंडे की बात करी जाए चाइना
का मार्केट बंद है लेबर डे के चलते, साथ में जापान का मार्केट भी बंद है बिकॉज वहाँ पे ग्रीनरी डे है। इंडिया के में काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है बिकॉज वोटों की जो गिनती है वो चालू हो जाएगी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। साथ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा भी है, आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन, एक तो जो कल और आज आफ्टर मार्केट रिजल्ट आएंगे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ BHEL, अंबुजा, AB कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे कई कंपनीज अपने नंबर्स प्रेजेंट करती हुई दिखाई देगी। ट्यूसडे की तरफ बढ़ा जाए, चाइना का मार्केट फिर से बंद है, साथ में जापान का भी मार्केट बंद है बिकॉज यहाँ पे भी छुट्टी दी है चिल्ड्रंस डे की। यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पे S&P ग्लोबल का जो डेटा है PMI का वो आता हुआ दिखाई देगा, होम सेल्स का डेटा आता हुआ दिखाई देगा, जॉल्स की जॉब ओपनिंग, साथ में PMI न्यू होम सेल्स का डेटा भी इसी दिन आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, मैरिको, SRF जैसी कई कंपनीज अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करेगी। वेंसडे की तरफ अगर बढ़ा जाए तो जापान वापस से बंद है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। यूएस में यहाँ पे ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आएगा। रिजल्ट के लिहाज से बजाज ऑटो, CG पावर, पॉलीकैब जैसी कंपनीज अपने रिजल्ट जो है प्रेजेंट करेगी। 7th में यहाँ पे जापान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी के जो मिनट्स हैं आपको आते हुए दिखाई देंगे। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा। रिजल्ट में BSE, पिडिलाइट, ल्यूपिन, बायोकॉन जैसी कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट करेगी। फ्राइडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे जापान में S&P ग्लोबल का PMI का डेटा आएगा और यूएस में नॉन फार्म पेरोल का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, और साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो ABB इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, M6 अपने नंबर जो है वो प्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया कंचन। मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए एमटा टेक, और लगातार इस चैनल पर बात हुई है, आशीष ने कई बार इसको स्टडी किया था, आज सुबह भी हमने इसकी बात की थी। 18% 19 इनफैक्ट अब हो गया है। आई थिंक खैर ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, तो सर्किट की तरफ तो खैर अब क्या ही जाएगा, लेकिन ये 18% का मूव, एक महीने का चार्ट दिखाइएगा इसका जरा एक बार। क्या भाग है, मतलब सच बताऊँ ना, कई बार 78 डबल हो गया एक महीने में, और छोटा स्टॉक नहीं है ये, ठीक ठाक साइज का स्टॉक है और डबल हो गया एक महीने में। ऐसा पता नहीं क्या हुआ, इसने क्या खा लिया क्या पी लिया, लेकिन 18% एक दिन में और 90% एक महीने में, श्रेया मतलब सभी इमेजिनेशंस के परे है एक्चुअली। काफ़ी अच्छा मूव है MTR टेक का, लगातार चर्चा हुई है इस चैनल पर। और देखिए, और इनफैक्ट इस पूरे डिफेंस स्पेस में अगर आप देखें तो ये काउंटर हमारे पैनल ने भी कई बार चुना है और अच्छे मूव्स हैं यहाँ पर। इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं जो अच्छे मूव्स के साथ आज क्लोज हो रहे हैं इस मार्केट में भी। एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर आप। FMCG पैक तो काफ़ी कमज़ोर है। सन फार्मा लगातार हमारे पैनल ने चुना। रिलायंस डेज हाई के आसपास क्लोज हो रहा है। बजाज ऑटो 5% अप आज के सेशन में और वहीं पे क्लोज होने की तैयारी। ये 2 साल बाद जो इन्होंने बाय बैक का अनाउंस किया उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पुश किया। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक रिजल्ट से पहले अगर देखें तो थोड़ी यहाँ से सुखबुगाहट करीब करीब चलता हुआ है, लेकिन वारी एनर्जीज एक बार फिर से लेकर आएगा स्क्रीन पर। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे रहा आज के सेशन में और लगभग देखें तो 11% आज के सेशन में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। वारी एनर्जीज जिस तरीके से टूटा है सोमल जी आज के सेशन में, क्या इसको शॉर्ट साइड के लिए कैरी करें या फिर आज काफी गिर गया, मंडे फ्रेश व्यू लिया जाएगा? बताइए स्टॉक पर क्या व्यू है? वारी एनर्जी में एक अगर आप देखें तो एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है, अभी भी 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में जो गैप डाउन ओपनिंग हुई वहां पे 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे अब क्लोजिंग आई है। सो तीनों ही साइंस नेगेटिव है फॉर द स्टॉक। अब मुझे लगता है कि मंडे के सेशन में भी ये नीचे ही खुलना चाहिए टुवर्ड्स द 200 डेली मूविंग एवरेज विच इज 3020। तो वहां पर मैं समझता हूं कि एक सपोर्ट बनता है एंड देन वी विल हैव अ फ्रेश व्यू। पर इस समय व्यू नेगेटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म बोथ। चलिए, वारी एनर्जीज पे आपका ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी को लेके आइए। इट्स 24026, यानी क्रूड को देखिए, रूपी को देखिए और निफ्टी की ट्रैजेक्टरी को देखिए तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ, सुबह से अच्छी शाम। अनुज, सुबह से अच्छी शाम, बिल्कुल मार्केट के केस में आज ये कहा जा सकता है, और काफ़ी अच्छी शाम एक्चुअली। और
देखिए सुबह क्रूड कहाँ पहुँच गया था, आज कहाँ क्लोज होता था, कहाँ तक आ गया, ये बड़ा पॉजिटिव है। 24,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है, 146 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी में लेकिन अभी भी प्रेशर है, 55,000 के नीचे बंद हो रहे हैं हम, 444 पॉइंट। निफ्टी आईटी करीब करीब 0.5% ऊपर था। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब ऑलमोस्ट 1% नीचे था। स्मॉल कैप थोड़ा कम गिरा आज। एडवांस डिक्लाइन इतना ख़राब नहीं था, देखिए 1186 बढ़ने वाले शेयर थे, 1904 गिरने वाले शेयर थे। एक बार मुझे इंडिया विक्स दिखाइएगा, और थोड़ा सा कल से ना हम इंडिया विक्स पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्लोजिंग में। इंडिया विक्स देखिए 4.5% ऊपर, और वापस उस हमारे कंफर्ट जोन से ऊपर निकलता हुआ 18 के। सेक्टोरल लूजर्स पर आइए, क्योंकि मार्केट गिरा है तो इवेंचुअली वी हैव टू लुक एट सेक्टोरल लूजर्स फर्स्ट। सबसे ऊपर मेटल्स, थोड़ा सा ग्लोबल इंपैक्ट, PSU बैंक्स, ये क्लियरली एक रेट सेंसिटिव, उसमें नेगेटिव ट्रेड प्ले हो रही है। वही आपको रियल एस्टेट में भी दिखाई देगा, 1.5% नीचे। FMCG आज लीवर के नंबर्स आए, उसके बाद गिरा। कैपिटल गुड्स और कैपिटल मार्केट, यहाँ पर आज क्लियरली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब आते हैं हम आज के गेनर्स पर। गेनर्स क्या थे सेक्टोरल गेनर्स? निफ्टी आईटी 0.5% ऊपर था, और निफ्टी फार्मा तो क्लासिकल एक रुपी ट्रेड, रिस्क ऑफ ट्रेड, जो मर्जी कह लें आप, वो प्ले आउट हुई। इंडेक्स लूजर्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, हालांकि लॉसेस काफ़ी ट्रिम हुए। हिंडाल्को, इटर्नल 0.3%, लीवर 2.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील, यहाँ पर भी आज आपको गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं आज के निफ्टी गेनर्स पर। बजाज ऑटो, सन फार्मा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, तो काफ़ी IT नाम थे। बजाज फाइनेंस 1% ऊपर था, ऊपर से काफ़ी नीचे आया बजाज फाइनेंस। और अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आज थोड़ी सी आपको गिरावटी देखने को मिली। तो ये हुआ कुल मिलाकर आज का मार्केट का लेखा जोखा और हफ्ते का लेखा जोखा। लॉन्ग वीकेंड है, एंजॉय करिएगा, ध्यान रखिएगा। कल महाराष्ट्र डे है, और बाकी जगह पर लेबर डे है, और उसके इस वजह से मार्केट में छुट्टी है। और मंडे मॉर्निंग को अब हम सब साथ में फिर वापस आएंगे। बिल्कुल। और अनुज जी, यहाँ पे वीकेंड की शुरुआत अच्छी हो रही है, अंधेरा छा गया, लग रहा है बारिश की पूरी तैयारी हो गई है। अरे वाह, अच्छी बारिश। यहाँ तपती गर्मी है। तो स्कॉर्पियो निकल रही है क्या फिर? कल सुबह है ना स्कॉर्पियो निकल रही है शाम को फिर वीरू? नहीं, प्रोग्राम था लेकिन कैंसिल हो गया कुछ कारणों के चलते, बट ठीक है, बारिश यहाँ पे आएगी तो यहाँ भी एंजॉय कर लेंगे। एनीवे, जब सोमवार को हम सब मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से इस साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन वो भी होगा। बिल्कुल। एक बड़े वर्डिक्ट की तैयारी कर रहा है देश। CNBC आवाज़ पर ये पैनल फिर मुलाकात करेगा सोमवार को आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल होगा आपकी तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।